अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज का जो सेशन हमारा वेबिनार हो रहा है ये वाला है बॉडी पोस्चर्स के ऊपर और अफेक्ट्स के ऊपर जो बॉडी पोस्चर्स की वजह से हम लोग फेस कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात कि कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन है या फिर उनको गाइड इस तरीके से किया गया है या फिर ये मिथ हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है कि क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो होता है ना वो रिलेट नहीं करता हमारे पास फिज़ियोथेरेपी के साथ, और न्यूट्रिशन हमारे पास रिलेट नहीं कर रहा होता डिफरेंट फील्ड्स वगैरह के साथ। या फिर अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल सिर्फ उन लोगों के साथ ही रिलेट कर रहा होता है जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेट कर रहे होते हैं या फिर मेडिकल फील्ड से जिनका ताल्लुक़ होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग पे, यानी कि अभी वेबिनार ऑफिशियली तौर पे स्टार्ट नहीं हुआ, मैं एक जनरल बात से स्टार्ट कर रहा हूँ कि एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। ठीक है, जो भी बंदा खाना खाता है, जो भी बंदा पानी पीता है, जो भी बंदा अपनी डाइट का ख्याल रखता है, जो भी बंदा थोड़ा सा कॉन्शियस होता है अपने बारे में, यानी कि वो बंदा क्या होता है मेडिकल से किसी ना किसी तरीके से रिलेट कर रहा होता है। मेडिकल से रिलेशन आपका सिर्फ इस सेंस के अंदर नहीं हमारे पास यूज़ हो रहा होता कि आपकी फील्ड के, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी के, आप पढ़ क्या रहे हो या फिर आप लोगों ने समझा क्या आज तक। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेडिकल इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हर बंदे ने मेडिकल को किसी ना किसी फेस में अपनी लाइफ में या फिर किसी ना किसी फॉर्म के अंदर अपनी लाइफ में उसको देखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मुझे बेसिकली नहीं समझ आ रही होती अगर कोई बंदा ये बात करता है कि मेरा मेडिकल से ताल्लुक़ नहीं है या फिर मैं मेडिकल का बंदा नहीं हूँ या फिर मैंने न्यूट्रिशन मुझे क्यों पढ़ना पड़ेगा या फिर न्यूट्रिशन की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो ये वाले इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक ना सेपरेट वेबिनार हम लोग डिज़ाइन करेंगे। चलें फिर आज का वेबिनार हम ऑफिशियली तौर पर स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ बॉडी पोस्चर्स एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल जो है वो मेरी बुक है न्यूट्रिशन एकेडमी की। ठीक है, नज़र तो नहीं आएगी मुश्किल से, एक मैं बुक राइट कर रहा हूँ, उसकी सॉफ्ट कॉपी इंशाल्लाह मार्केट के अंदर बहुत जल्दी आ जाएगी। तो उसकी बेसिकली यहाँ पे कॉपी हम लोगों ने उसके अंदर से ये वाला टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो है ये चूज़ किया था। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेबिनार को ऑफिशियली तौर पे। ओके, सबसे पहली बात, हम लोग डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स वगैरह हमारे पास राइज़ कहाँ से हुए हैं, किस वजह से हम लोगों ने इनको डिफ्रेंशिएट किया कि एक पोस्चर दूसरे पोस्चर से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है, कैसे अलग है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, बॉडी पोस्चर की नेगेटिविटीज़ क्या होते हैं, बॉडी पोस्चर क्यों यानी कि हम लोगों के लिए बेनिफिशियल भी साबित हो सकते हैं, किस लिए बॉडी पोस्चर हमारे लिए बुरे भी साबित हो सकते हैं। फिजियोथेरेपी वाले यहाँ पे बंदे होंगे हमारे पास और डिफरेंट अलाइनमेंट फील्ड वाले बंदे होंगे, अगर कोई उनको इसके अंदर से क्वेश्चन आए ना तो वो लाइव पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि बॉडी पोस्चर बेसिकली हमारे पास एक जो आइडियल बॉडी पोस्चर होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, या फिर अगर हम बॉडी पोस्चर को रिलेट करते हैं ना फील्ड्स के साथ, जैसे कि हमारे पास बॉडी शेप्स होती हैं न्यूट्रिशन के अंदर, बेसिकली हमारे पास होती हैं बॉडी शेप्स। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरी फील्ड होती है ना, जैसे फिजियोथेरेपी हो गई, हमारे पास अलाइनमेंट फील्ड्स हो गई और दूसरी मेडिकल फील्ड्स हो गई हमारे पास, उसके बाद फिर जो बोन स्टडी हमारे पास हो गई है। ठीक है, इनके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं अलाइनमेंट्स को। ठीक है, बॉडी अलाइनमेंट्स को, और बॉडी अलाइनमेंट ही ये डिसाइड कर रही होती है कि बॉडी शेप कौन सी हमारे पास जनरेट होनी है। अगर ज़ाहिरी बात है, देखें इंसान की नेचर क्या है, नेचर को अगर हम स्टडी करते हैं तो इंसान की नेचर ये है कि हम लोग ना स्ट्रेट नहीं रह सकते, स्ट्रेट इंसान नहीं रह सकता। थोड़ा सा वर्टिकल कॉलम हमारा ना यहाँ से बेंड हुआ हुआ है। ठीक है, अगर हम इंसान की एनाटॉमी को देखते हैं ना तो थोड़ा सा ना उसका वर्टिकल कॉलम ना बेंड हुआ हुआ है और यहाँ पे आके उसकी नेक फिक्स हुई हुई है, यानी इसको स्ट्रेट बॉडी पोस्चर के लिए थोड़ा सा अपनी नेचर के अगेंस्ट जाना पड़ता है। नेचर के लिए हमने जैसे बात की थी कि थोड़ा सा बॉडी ऐसे होती है, हम लोगों ने थोड़ा सा इसको सीधा रख के फिर चलना होता है। अच्छा, इस वाले को हम ना मिलिट्री बॉडी पोस्चर भी कहते हैं कि सीधा रख के अगर हम लोगों ने चलना होता है ना, पूरी बॉडी पोस्चर हमारे पास एक अलाइनमेंट के अंदर होती है, इसको हम बेसिकली कह रहे थे मिलिट्री बॉडी पोस्चर। मिलिट्री बॉडी पोस्चर एक आइडियल बॉडी पोस्चर है, और जो मिलिट्री बॉडी पोस्चर के अंदर लोग रहते हैं वो मोस्टली कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर हम बॉडी शेप्स की बात करते हैं तो वो आवर ग्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि आवर ग्लास बॉडी शेप क्या होती है, एप्पल बॉडी शेप क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया था उन शेप्स का। तो अगर लास्ट वाला लेक्चर किसी बंदे ने मिस कर दिया तो वो हमारे यूट्यूब चैनल HR न्यूट्रिशन के ऊपर जाके विजिट कर सकते हैं इसको, और आज का भी टॉपिक जो है हमारे पास HR न्यूट्रिशन के ऊपर अवेलेबल होगा, आप लोग बाद में जाके इसको देख सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले, अगर किसी भी पेशेंट का हम लोगों ने यहाँ पे किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल को ये सिखाना होता है या फिर हम लोगों ने पेशेंट को बताना होता है कि बॉडी पोस्चर क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस क्या है इस बॉडी पोस्चर की। अगर हम लोग अपनी कमेंट्स में हाइड करने लगा हूँ थोड़ी देर के लिए, लास्ट में स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना होता है बेसिकली कि अगर कोई बंदा क्या कर रहा होता है, अपनी नेचर के अगेंस्ट खड़ा हुआ होता है या फिर नेचर के अगेंस्ट थोड़ा सा काम कर रहा होता है, तो उसको उसका ना कोई बेनिफिट किसी ना किसी फॉर्म में आ रहा होता है।
जैसे कि अगर एक बंदा यूँ खड़ा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा देर तक खड़ा रहेगा तो क्या होगा, बैंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बैंड होने से बचने के लिए क्या करेगा, एक हाथ नीचे किसी चीज़ के ऊपर रख के थोड़ी सी टेक लगा के खड़ा हो जाएगा। टेक लगा के खड़ा होने का क्या नुकसान होगा कि उसकी बॉडी पोस्चर अलाइनमेंट से ख़राब हो गई है, ठीक है, ख़िलाफ़ हो गई उसके। अलाइनमेंट क्या होती है, अब बॉडी पोस्चर, ज़ाहिर बात है हमारे पास अगर हम कोई चीज़ कह रहे हैं कि यार ये वाली चीज़ ख़राब है, ये वाली चीज़ सही है, तो हमारे पास एक ऐसी आइडियल चीज़ क्या है जिसके साथ हम कंपेयर करने के बाद बात करें कि यार इसके कंपैरेटिवली आपकी बॉडी शेप ख़राब है या फिर इसके कंपैरेटिवली है। हमारे पास ऐसा स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड सबसे पहले हमारी बॉडी को डिवाइड करते हैं हम दो पार्ट्स में, ठीक है, एक लेफ़्ट बॉडी और एक राइट बॉडी, ठीक है। उसके बाद शोल्डर लाइन से हमारा एक सीधी कर्वेचर आती है, यहाँ पे सीधी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, प्लस बन गया ना, एक हम लोगों ने प्लस डिज़ाइन कर लिया है। पूरी बॉडी को एक जो हमारे पास लाइन थी उसने दो सेगमेंट में डिवाइड कर लिया। हमारे पास आधी बॉडी लेफ़्ट के अंदर आ गई, आधी बॉडी आ गई राइट के अंदर, ठीक है। दूसरी वाली बॉडी हमारे पास फ्रॉम लेफ़्ट शोल्डर टू राइट शोल्डर होती है लाइन में, क्लियर। अब अगर हमारी बॉडी किसी, ये चार हमारे पास फ्रंटियर्स होते हैं, ठीक है, या फिर हम इनको चार क्वाड्रेंट्स कह सकते हैं। इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास यूनिफॉर्म बॉडी का ईच एंड एवरी पोस्चर होना चाहिए। यूनिफॉर्म बॉडी पूरे के पूरे चार क्वाड्रेंट्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास इस बॉडी पोस्चर यानी कि इस टाइप का बॉडी पोस्चर बनता है। कंधे हमारे पास जो शोल्डर रीजन है वो यहाँ पर आना चाहिए और जो हमारे पास बॉडी रीजन है वो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। पूरी की पूरी बॉडी हमारे पास यहाँ पे शो होनी चाहिए, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ होता है। जब हमारे पास फर्स्ट यानी कि हम स्टार्ट से ऊपर से स्टार्ट करते हैं बॉडी पोस्चर को, हेड, सर की बात करते हैं। सर को हमारे पास इस जगह पर होना चाहिए, इस जगह पे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सर को थोड़ा सा टेढ़ा करके खड़े होते हैं, या तो इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे, या तो टेढ़ा करते हैं वो राइट साइड पे। इसका क्या नुकसान होता है, ज़रा सा हम लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, ज़रा सा हम लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का नुकसान हमारे पास ये होता है कि हमारा जो हेड होता है ना वो इस अलाइनमेंट के अंदर सेट होना शुरू हो जाता है। और जब इस अलाइनमेंट के अंदर सेट होना शुरू हो जाता है तो वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली काम कर रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है। अगर हम लोग सीधे भी खड़े हुए, हम कोई भी काम नहीं कर रहे तो वर्क नहीं हो रहा होगा, लेकिन एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारे पास आ रहा होगा। अलाइनमेंट के लिए हमें पास एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सपेंडिचर लग रहा होता है हर बंदे के पास, ठीक है। अब ये वाली बातों को हम देखते हैं, क्लियर हो गया। अलाइनमेंट के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा बॉडी पोस्चर्स वगैरह लग रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिज़ाइन करना होता है, प्लस एक एंगल। इसके अंदर हम लोगों ने ये डिज़ाइन करना होता है कि हमारे पास हेड सर्कमफेरेंसेस वगैरह कहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखना होता है कि वेट सर्कमफेरेंस हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने थर्ड एंगल पे देखना होता है कि हिप सर्कमफेरेंस हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो जाता है शोल्डर पोस्चर। शोल्डर पोस्चर हमारे पास टिल्ट है, शोल्डर पोस्चर हमारे पास लेफ्ट एंगल पे टिल्ट है, शोल्डर पोस्चर हमारे पास राइट एंगल पे टिल्ट है। किस हिसाब से शोल्डर पोस्चर हमारे पास टिल्ट कर रहा है, तो ये हिसाब से हमारे पास होता है। अब क्या हम लोगों ने करना है, सबसे पहले हेड अगर हमारे पास लेफ़्ट पे है या हेड हमारे पास राइट पर है, ठीक है। इन दोनों फेसेस के अंदर हमारे पास हेड का जो पोस्चर है वो ख़राब हुआ हुआ है। हम लोगों ने क्या करना है कि हेड को इस पोस्चर के अकॉर्डिंगली अलाइन करना होता है जो हमारे पास प्लस पोस्चर होता है। इसको अगर हमारे पास हेड भी अलाइन है, हमारे पास बॉडी भी अलाइन है, ठीक है। शोल्डर, हेड एंड वेस्ट, 3 पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं, हेड पोस्चर, शोल्डर पोस्चर और तीसरा वाला हमारे पास वेस्ट पोस्चर। तीनों हमारे पास अलाइन है तो ये हमारे पास एक मिलिट्री बॉडी शेप बन जाती है। मिलिट्री बॉडी शेप अगर हम कर रहे होते हैं तो फिर यानी कि कोई भी बंदा मिलिट्री बॉडी शेप को अगर फॉलो करेगा या फिर मिलिट्री बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मोल्ड कर लेगा, तो इसमें क्या होगा कि वो आवर ग्लास को अटेन कर लेगा, फैट को लूज़ करना स्टार्ट कर देगा। जिन लोगों ने वेट लॉस करना होता है, अब मैं कॉमन मिसालों से स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें हो गई हैं। आप लोगों ने वेट लॉस करना है, ठीक है। वेट लॉस कुछ लोगों का नहीं हो पा रहा होता, इसका क्या मतलब है कि वो खा प्रॉपर ही नहीं रहे होते, ऐसी तो कोई बात नहीं होती। खाना प्रॉपर्ली वो मैनेज कर लेते हैं, डाइट प्लान प्रॉपर्ली वो मैनेज कर लेते हैं, एफर्ट्स प्रॉपर्ली वो पुट कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ की गलती हो जाती है कि वो बॉडी पोस्चर के पर ध्यान नहीं दे रहे होते, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह भी एक बंदा कह रहा है कि मैं प्रॉपर्ली एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मेरा जो वेट लूज़ है वो नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं वेट लूज़ हो पा रहा आपका, ये वाली बात नहीं कोई बताता क्यों। अब आगे सी शेप बॉडी पोस्चर। मिलिट्री की हम लोगों ने बात कर ली है कि वो आइडियल बॉडी पोस्चर होता है। सी शेप सबसे गंदा बॉडी पोस्चर। नेचर के अकॉर्डिंगली हम लोग बैंड हो जाते हैं, ठीक है। खड़े बैंड होने के बाद हुए हुए, अगर सीधे भी खड़े हुए हैं तो सर नीचे की तरफ है, ठीक है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा, सर हमारे पास नीचे की तरफ बैंड हुआ होता है। ये दो चीज़ें, जब सी शेप बॉडी पोस्चर होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, हमारे पास वर्टिबल कॉलम को। और जब हमारे पास वर्टिबल कॉलम बैंड हुआ होता है और सारी फोर्स हमारे पास कहाँ पे लग रही है, टुवर्ड्स द फीट,
टुवर्ड्स द फीट जब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है तो ये वाला बॉडी हमारे पास थोड़ी सी नीचे की तरफ और जाना शुरू हो जाती है। इसी वजह से जो बंदा बॉडी पोस्चर का ध्यान नहीं रख रहा होता वो बुढ़ापे के अंदर जाके बहुत ज़्यादा क्या हुआ होता है, अगर हम कहते हैं तो उसका ना ये यहाँ से कुब निकल जाता है, ठीक है, कमर बाहर आना शुरू हो जाती है, वर्टिबल कॉलम उसका स्पाइन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से हो रहा था क्योंकि एक तो उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, दूसरी बात कि वो अपनी नेचर के अगेंस्ट काम नहीं कर पा रहा, वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली ही काम कर रहा है, ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंगली। और अगर आप नेचर के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे तो कभी भी आप आइडियल बॉडी शेप्स को या फिर आइडियल बॉडी पोस्चर को अचीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सी शेप बॉडी पोस्चर इतना बुरा क्यों होता है? बॉडी पोस्चर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडिंग बॉडी पोस्चर, खड़े हुए हम लोगों ने कैसा पोस्चर रखना है, और एक जो सिटिंग बॉडी पोस्चर होता है वो क्या रखना है। पहले हम स्टैंडिंग बॉडी पोस्चर्स वगैरह की बात करते हैं। एक बंदा सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है, क्या मैक्सिमम वो क्या कर सकता है, या तो गर्दन टेढ़ी करके खड़ा होगा, या तो क्या करेगा शोल्डर थोड़ा सा बेंड करके खड़ा होगा, या क्या करेगा कि हाथ ऐसे रख के खड़ा होगा अपनी वेस्ट के ऊपर, या लास्ट चीज़ क्या होगी कि एक पाँव के ऊपर खड़ा होगा। बॉडी पोस्चर के अंदर ये चीज़ होती है कि डिफाइंड वेट डिफाइंड बॉडी पार्ट्स के ऊपर इन अ डिफाइंड क्वांटिटी अगर लग रहा होगा तो कभी बॉडी पोस्चर ख़राब नहीं होते। यानी कि दोनों पाँव के ऊपर, अगर आप ज़मीन के ऊपर खड़े हुए हैं, दोनों पाँव के ऊपर आप लोगों ने अकॉर्डिंग यानी कि बिल्कुल बराबर वेट अगर पुट किया हुआ है तो कभी बॉडी पोस्चर ख़राब नहीं होता। क्या करते हैं हम, एक टांग यूँ रख के एक टांग सीधी रख के खड़े हो जाते हैं। देखा है आप लोगों ने ऐसे लोगों को, एक टांग बिल्कुल उनकी स्ट्रेट होती है, दूसरी टांग थोड़ी सी टेढ़ी करके खड़े हुए होते हैं। इसका क्या नुकसान होता है उनको कि वेट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है पूरी बॉडी का, या तो कभी इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है या तो कभी इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास बॉडी पोस्चर के अलाइनमेंट्स वगैरह नेचर के अकॉर्डिंगली काम करना शुरू हो जाती है, और जब हम नेचर के अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बॉडी पोस्चर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये वाली बात हम लोगों ने फीट की मैनेजमेंट कर ली। उसके बाद हम लोगों ने क्या मैनेजमेंट करनी है, टांगों की मैनेजमेंट। वज़न हम लोगों ने देना है बराबर का, ठीक है। जब हम लोगों ने टांगों को मैनेज नहीं किया हुआ तो क्या होगा, टांग प्रॉपर हमारे पास बेंड हो जाएगी, या तो टांग कुछ बंदे खड़े करके या फिर दीवार के साथ लगा के खड़े हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक वाली टांग हमारे पास ज़मीन के साथ टच की हुई है, इस तरीके से, इसको आप पहचानते होंगे। एक टांग ज़मीन के साथ लगाई हुई, दूसरी वाली टांग दीवार के साथ लगा के खड़ी हुई। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि ये वाली टांग थक गई, ये टांग लगा ली और ये वाली टांग उठा ली। इससे क्या होता है कि अनइक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, अनइक्वल बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है। और कभी भी जब होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट पूरी बॉडी के अंदर वेट के अकॉर्डिंगली नहीं हो पा रही होती तो कभी भी आप वेट लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। वेट गेन ही होता है, वेट लॉस नहीं हो सकता। तीसरी वाली बात, थोड़ा सा ऊपर आते हैं हम कि जो स्पाइन मैनेजमेंट होती है हमारे पास, वर्टिबल कॉलम मैनेजमेंट, इसके अंदर शोल्डर टिल्टिंग हमारे पास बहुत एक कॉमन चीज़ है। हमारे पूरे के पूरे स्पाइन के ऊपर जो शोल्डर हमारे पास रेस्ट कर रहे हैं वो इस तरीके से रेस्ट कर रहे हैं। शोल्डर अगर हम एक वाला किसी जगह पे सपोर्ट दे देते हैं तो दूसरा वाला शोल्डर लिफ्ट कर जाता है, पहले वाले को अगर हम सपोर्ट दे देते हैं तो दूसरा वाला शोल्डर लिफ्ट कर जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शोल्डर्स हमारे पास नहीं हो पा रही होती, इसलिए क्या होता है, हमारे पास जो हड्डियाँ होती हैं हमारे पास, उनकी अलाइनमेंट ख़राब होना शुरू हो जाती है, कार्टिलेज शिफ्टिंग होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रही, पहली बात। कार्टिलेज शिफ्टिंग होती है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या होगी कि हमारे पास जो वेट मैनेजमेंट है वो नहीं प्रॉपर्ली हो पा रहा। चौथी बात क्या हो जाती है, हमारे पास विसरल फैट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट पूरी बॉडी में होना शुरू हो जाता है। जब विसरल फैट हमारी बॉडी के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा एक दफ़ा, तो क्या होगा, हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कह रहे थे एबनॉर्मल वेट गेन। एबनॉर्मल वेट गेन और नॉर्मल वेट गेन के अंदर भी हम यानी कि वेट के अंदर यानी कि बात करेंगे वेबिनार में। अभी हम लोग ज़रा बॉडी पोस्चर को देख रहे हैं। सी शेप बॉडी पोस्चर के ऊपर अब हम आ रहे थे। जब ये वाली सारी की सारी चीज़ें फॉलो कोई बंदा नहीं कर पा रहा होता तो उसकी बॉडी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इस टेढ़ी बॉडी का नुकसान हमारे पास ये होता है कि सबसे पहली बात कि जितना भी फैट होता है हर ऑर्गन के ऊपर आना शुरू हो जाता है। आप स्ट्रेट खड़े हुए हैं तो फैट आपका अपनी अपनी जगह पर ही होगा। जितने भी हमारे पास पतले बंदे होते हैं, जितने भी हमारे पास एथलीट्स होते हैं, जितने भी हमारे पास स्पोर्ट्स से की फील्ड में ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, आप लोगों ने देखो कि मिलिट्री के लोग भी होते हैं स्ट्रेट रख कर रहते हैं। स्ट्रेट रहने से क्या होता है कि 90% वो लोग मोटे नहीं होते, 90% वो लोग मोटे नहीं होते। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि बॉडी पोस्चर का ताल्लुक डायरेक्टली हमारे पास किसके साथ है, वेट मैनेजमेंट के साथ है। और वेट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वेट मैनेजमेंट का डायरेक्टली ताल्लुक किसके साथ है, डिजीज़ के पास है। और डिजीज़ का अगर हम देख रहे होते हैं तो डिजीज़ का डायरेक्ट ताल्लुक और इनडायरेक्ट ताल्लुक हमें पता है कि ज़िंदगी और मौत के साथ है। डिजीज़ अगर हमारे पास एक्यूट हुआ तो जल्दी सही हो गया, क्रोनिक हो गया तो आगे जाके वो कैंसर भी बन सकता है, क्रोनिक हो गया तो आगे जाके वो ऑर्गन भी डैमेज कर सकता है, क्रोनिक हो गया तो आगे जाके वो डिफरेंट इश्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गई है। अब हम दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, सी शेप बॉडी पोस्चर्स। और हमारे पास जो था डिफरेंट जैसे फील्ड्स की हम बात करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट फील्ड हमारे पास और डिफरेंट और फील्ड्स वगैरह मार्केट की होती हैं, इनका नुकसान क्या होता है।
जब हम बात कर रहे होते हैं कि रेस्टोरेंट फील्ड की, रेस्टोरेंट्स के अंदर अगर हम स्ट्रेट चेयर की बात करते हैं, चेयर की अलाइनमेंट की, रेस्टोरेंट का ताल्लुक हमारे पास मेडिकल फील्ड के साथ इस तरीके से होता है कि अगर हम बात करते हैं चेयर्स की, तो उसके अंदर ये होता है, कुछ चेयर्स हमारे पास रेस्टोरेंट में यूँ होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बैक चेयर्स, ठीक है, यूँ। कुछ चेयर्स हमारे पास पहले ज़माने में, या फिर पहले की एरा की अगर बात करते हैं, तो हम ऐसे बैठते थे, थोड़े से टिल्टेड चेयर्स होती थी। टिल्टेड चेयर का क्या फ़ायदा होता था कि इंसान हमेशा पाँव ज़मीन के ऊपर रख के बैठता था और बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होती थी उसके पाँव के ऊपर। जब हम यूँ करके बैठेंगे तो क्या होगा, पाँव ऊपर करेंगे तो स्लिप होकर नीचे गिर जाएंगे। फिर थोड़ी सी इंसान के ईजी रहने के लिए ये वाली हमारे पास पोस्चर आ गया, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर, जिसको हम एल शेप बॉडी पोस्चर भी कहते हैं। ये हमारे पास एक आइडियल बॉडी पोस्चर होता है। एल शेप बॉडी के अंदर जब हम लोगों ने बैठना शुरू कर दिया, तो हम लोग इतनी हमारे पास आसानी होगी कि हम लोग टांगे लिफ्ट वगैरह करके या फिर टांगों को ईजी रख के बैठ सकते थे, पहली बात। उसके बाद कुछ रेस्टोरेंट जैसे कॉफ़ी शॉप्स की अगर हम बात करते हैं, एग्जैक्टली मैं नेम नहीं लूँगा, तो क्या होता है कि हमारे पास जो नीचे वो जो बैठने वाली सीट थी ना हमारे पास, वो थोड़ी सी आगे की तरफ से लिफ्ट कर दी गई है और पीछे की तरफ से बेंड कर दी गई है। इसको अगर हम देखें प्रॉपर्ली तो ये क्या बनता है, मैं ऐसे नहीं दिखा सकता कि ये सी शेप बनती है। सी शेप के अंदर, कप शेप के अंदर हम लोगों की बॉडी को अलाइन जितना ज़्यादा आप लोग कर देंगे, हम लोगों का अपने ऊपर से इख्तियार उतना ज़्यादा उठता जाएगा। क्यों? अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले बॉडी पोस्चर की, जो हमारे पास पहले ज़माने में होते थे, जब लोग हेल्दी होते थे, ज़्यादा मोटे लोग नहीं पाए जाते थे, जब ऐसे लोग हमारे पास होते थे, तो इसका वजह से क्या होता था कि वो लोग खाना सोच समझ के खाते थे। रेस्टोरेंट की अगर बात की जाए तो रेस्टोरेंट वगैरह का जो बिल बन रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम बन रहा होता है इन केस अगर उन्होंने ऐसी चेयर्स रखी होती हैं। क्यों? जब ऐसी चेयर रखी हुई होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा फोकस हमारी टांगों पे भी होता है, हमारा फोकस हमारे मसल्स पे भी होता है। पूरी यानी कि जितनी देर तक इंसान खाना खा रहा होता है वो अलर्ट भी रहता है, अपने आप से गाफिल नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इस चेयर को यूँ टिल्ट कर दें, ठीक है, एल शेप बॉडी पोस्चर बना दें, तब क्या होगा, खाना खाने की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। खाना खाने की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि इंसान अब क्या हो गया, अपनी टांगों के मसल्स को उसने लूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है, रिलैक्स करना शुरू कर दिया है। कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ कहाँ पर है, कमर के ऊपर, क्योंकि कमर को वो ईजी नहीं कर पा रहा। कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास सिर्फ कमर के ऊपर है क्योंकि वो इसको ईजी नहीं कर पा रहा। टांगों वाले मसल्स को उसने यहाँ पे ईजी कर दिया है। हम लोगों ने मॉडर्न एल शेप की बात की है। अगर हम एंशिएंट एल शेप की बात करते हैं तो वो ऐसी थी, हमारे पास थोड़ी सी टिल्ट थी, लेकिन मॉडर्न एल शेप हमारे पास प्रॉपर एल शेप में है। इसके अंदर क्या होता है, रेस्टोरेंट्स का जो बिल जनरेट हो रहा था वो पिछली वाली एल शेप से ज़्यादा जनरेट हो रहा था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो चुकी थी टांगों वाली साइड से। अब तीसरी वाली की बात करते हैं, जैसे कॉफ़ी शॉप्स होती हैं जो कंफर्टेबल सीटिंग प्रोवाइड कर रही होती हैं, उनके अंदर हमारे पास थोड़ा सा बॉडी शेप इस तरीके से चेयर्स की मैनेजमेंट की हुई थी उन लोगों ने। इसका क्या फ़ायदा था, उनकी टेबल का बिल अगर एवरेजली 6 कुर्सियों वाली यानी कि एक टेबल पड़ी हुई है हमारे पास, तो उसका पहले से अगर ऐसी चेयर्स वहाँ पे प्लेस की गई थी तो उनका बिल अगर आ रहा था 5000, और तो ऐसी चेयर्स प्लेस करने से हमारे पास 8000 बिल उनका जनरेट हो रहा था। बिल जनरेट करने का क्या मकसद है कि उन लोगों ने इतना ज़्यादा खाना खाया था, 3000 का खाना खा लिया था एक टेबल वालों ने इस सर्वे के अकॉर्डिंगली। और इस सर्वे के अकॉर्डिंगली अगर हम बात कर दें उसी सर्वे की, तो क्या हो रहा था, 3000 का खाना पूरी टेबल वाले मुकम्मल खा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने बैंड कर दिया तो कितना खाना हो गया, 5000 का। यानी इस सब चीज़ों से क्या पता लगता है कि हमारे बॉडी पोस्चर डिफाइन कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने खाना कितना खाना है, हमारे बॉडी पोस्चर डिफाइन कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने कितना एक्टिव रहना है, हमारे बॉडी पोस्चर डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, हमारे बॉडी पोस्चर डिफाइन कर रहे होते हैं और ये चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं कि हम लोगों की वेट मैनेजमेंट क्या होगी। ठीक है, जब बॉडी पोस्चर इतना सब कुछ डिफाइन कर रहे थे, बॉडी पोस्चर के हाथ में सब कुछ हमारे पास मौजूद था, तो हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि बॉडी पोस्चर्स को वीकन करना शुरू कर दिया लोगों के, क्योंकि मार्केटिंग थी ये। मार्केटिंग फील्ड्स वालों ने बॉडी पोस्चर के साथ खेलने के बाद क्या करना शुरू कर दिया, उनको ये नहीं बताया कि अगर आपने वेट लूज़ करना है तो आपको बॉडी पोस्चर्स अपने संभालने पड़ेंगे। उनको सिर्फ ये बता दें कि अगर आपने वेट लूज़ करना है तो ये वाली मेडिसिन खा लो, अगर आपने वेट गेन करना है तो ये वाली मेडिसिन खा लो, अगर आपने यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन और कोई भी कुछ है तो आपने ये वाली दवाई खानी है, ये इस तरीके से मैनेज करना है अपने आप को, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये वाली थ्योरी बिल्कुल गलत थी। ठीक है, अब सेकंड चीज़ की तरफ मूव करते हैं कि बैठे सीटिंग बॉडी पोस्चर जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। अगर हम लोगों ने अपना यूनिफॉर्म बॉडी पोस्चर रखना है या फिर हम लोगों ने स्टेबल बॉडी पोस्चर्स रखने हैं, तो हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज़ पूरी बॉडी हमारे पास हर एंगल के अकॉर्डिंगली कितना बना रही हो, 90 का एंगल बैठ रहे हैं। ठीक है, एल शेप बॉडी पोस्चर में जब हम बैठ रहे हैं तो हिप, कमर और टांगों का कितना एंगल बन रहा है, 90 का बेस्ट एंगल है। टांगों का जो इसकी लेग है, थाइस और इनके जो हमारे पास ये नीचे होती है इसकी टांगें, इनका कितने का एंगल बन रहा है हमारे पास, 90 का। नीचे जहाँ पे पाँव हैं, टांगें ख़त्म हो रही हैं और पाँव स्टार्ट हो रहे हैं, इनका कितने का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90 का।
हम लोगों ने हाथ प्लेस किए हुए हैं बिल्कुल सीधे, ठीक है, चेयर के ऊपर अलाइनमेंट के अंदर हाथ बिल्कुल स्ट्रेट प्लेस किए हुए हैं। तो हमारे पास एल्बो का जो आर्म है और एल्बो का एंगल कितने का बन रहा होता है, 90 का। जब हम स्ट्रेट होके बैठते हैं तो जो कान है, ठीक है, हमारे पास जो ईयर्स का एंगल है हमारे शोल्डर्स के अकॉर्डिंगली बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ना टिल्ट होना चाहिए, ना ऊपर की तरफ होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। जो लोग यूँ करके बैठते हैं ये भी हमारे पास एक बॉडी पोस्चर है, इसकी हम बात करते हैं, ये एस शेप के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन आया था हमारे पास, सर हाउ टू मेक पोस्चर्स बेटर। पोस्चर बेटर को हम लास्ट में डिफाइन करेंगे ना। क्वेश्चंस क्या आ रहे थे बॉडी पोस्चर से रिलेटेड, उनको भी साथ लेके चलते हैं फिर। आई थिंक अभी तक हमारे पास कोई बॉडी पोस्चर के रिलेटेड कोई मुकम्मल क्वेश्चन नहीं आया हुआ, तो क्वेश्चंस को हम लास्ट पे डील करते हैं। ओके हम लोगों ने यहाँ तक इस चीज़ को डील कर लिया है। इसी थोड़ा सा ऊपर कर देना है ज़रा। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ तक इस चीज़ को डील कर लिया है। नेक्स्ट में हम लोगों ने कहाँ पे मूव करना था कि हम लोगों ने सीटिंग बॉडी पोस्चर्स के ऊपर हम लोगों ने अब कर्वेचर्स वगैरह को देख रहे थे कि एंगल हमारे पास बैठने का, सीटिंग एंगल्स हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए। सीटिंग एंगल्स के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जितना मैक्सिमम 90 का एंगल जनरेट होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा है पूरी बॉडी को, क्योंकि हर मसल्स हमारे पास, अगर हम अलाइनमेंट देखें पूरी बॉडी के, तो 90 के एंगल के ऊपर हमारी पूरी बॉडी अगर अलाइन रहेगी, बैटिंग सीटिंग के पोस्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 90 के एंगल के ऊपर अगर अलाइन रहेगी पूरी की पूरी बॉडी तो वो हेल्दी रहेगी, वेट गेन ज़्यादा नहीं कर पाएगी। और अगर हम सी शेप की बात करते हैं तो सी शेप के ऊपर क्या होता है, अब देखें, खुद ही देखें, यहाँ पर सर है बंदे का, सॉरी इस वाले पॉइंट पर बंदे का सर है, इस वाले पॉइंट पे बंदे की बॉडी है, इस वाले पॉइंट पे बंदे की टांगे हैं। ये सोफ़ा है, ठीक है, सी शेप सोफ़ा है जो कि हमारे पास कॉफ़ी शॉप पे नज़र आता है। कॉफ़ी शॉप पे आप 3-3, 4-4, 5-5 घंटे भी बैठे रहते हैं तो आपको पता नहीं लगता, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हुए हुए होते हैं। लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हों जहाँ पे एल शेप चेयर्स होती हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे आप 1 आधे घंटे के अंदर खाना शाना खा के फारिग होकर फ्री होकर बाहर आ जाते हैं। क्योंकि टेबल सेटिंग, जैसे कि मैंने अपनी डिग्री का आपको बताया था कि मेरे पास F&B सर्टिफिकेशन भी है, तो F&B क्या होता है, फूड एंड बेवरेज, हमारे पास होटल मैनेजमेंट भी होती है। उसके अंदर हम लोगों ने उस चीज़ को मैंने रिलेट यहाँ पे किया बॉडी पोस्चर के साथ कि होटल के अंदर हमारे पास होटलिंग के अंदर डिफरेंट टाइप की जो डिफरेंट सेट्स ऑफ चेयर्स होते हैं वो क्यों प्लेस किए जाते हैं, उनका हमारे पास इकोनॉमी के ऊपर क्या जनरेशन होता है, लोगों के खाने पीने के साथ उसका क्या ताल्लुक होता है, टेबल सेटिंग क्या होती है, चेयर सेटिंग्स क्या होती हैं, और इन सबकी अफेक्टिबिलिटी इसके साथ कैसे रिलेट कर रही होती है। अब एल शेप बॉडी पोस्चर हम लोगों ने रखा तो कितने, यानी कि 6 कुर्सियों वाले जो हमारे पास टेबल थी उसने कितना जनरेट किया रेवेन्यू, हमारे पास 5000। लेकिन टिल्टेड अगर हम एल शेप की बात करते हैं तो उसने कितना जनरेट किया था, हमारे पास 3000। और अगर हम बात करते हैं सी शेप की तो सेम लोगों ने कितना हमारे पास जनरेट किया था, 8000। इससे क्या फ़र्क पड़ा हमारे पास, क्या पता लगा हम लोगों को, क्या हमारे पास आउटकम्स आए कि बॉडी पोस्चर अगर ख़राब हो जाएगा हमारे पास और पेट हमारे पास लूज़ रहेगा, इस बॉडी पोस्चर के अंदर हमारे पास कोई एक मसल बता दें जो हमारे खुद के काबू में है, कोई भी नहीं, हम बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं तो कोई सिंगल मसल भी हमारे अपने काबू में नहीं है, ठीक है, हमारे सारे के सारे मसल्स रिलैक्स पड़े हुए हैं, कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम एल शेप की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक स्पाइन मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लेग मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये 2 मसल्स हमारे पास थोड़े से काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम टांगे ऊपर भी रख लेते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से सिर्फ एक मसल जो होता है कि हम टेक प्रॉपरली लगा के या फिर हम कंफर्टेबल वाली टेक लगा के नहीं यहाँ पे बैठ सकते, सिर्फ एक ड्रॉबैक था इस चेयर का। लेकिन इसने भी क्या किया, खाने के जो हमारे पास मैनेजमेंट थी उसको थोड़ा बहुत मैनेज किया हुआ था। हमारे घर पे प्रॉपर डाइनिंग टेबल्स जो होती हैं वहाँ पे जो चेयर्स के ऊपर लोग बैठ के खाते हैं और जो हमारे पास ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, इनके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ज़मीन पे बैठ के जो लोग खाना खा रहे होते हैं उनका क्या होता है कि जो खाने की मैनेजमेंट होती है ना, उनको थोड़ी सी पता होती है, क्योंकि जैसे ही पेट भर जाता है तो पेट के मसल्स टच होना शुरू हो जाते हैं टांगों के साथ। बैठ के खाना खाया कभी किसी ने? बैठ के अगर हम सुन्नत नबी को भी देखें ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो भी हमें क्या बता रही होती है कि बैठ के हम लोगों ने खाना खाना था। क्यों? जब टांगें हमारे पास पेट के साथ लगी हुई होंगी, जब हम बैठे हुए होते हैं ना, कैसे बताऊँ आप लोगों को, जब हम लोग बैठे हुए होते हैं ना तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मैं बैठा हुआ हूँ, यूँ कैसे बैठते हैं, यूँ करके मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी जो टांगें हैं ना वो मेरे पेट के साथ टच हुई हुई हैं, ठीक है।
टांगें पेट के साथ टच हुई हुई, तो इसका मतलब है कि मैं ज़रा सा भी ज़्यादा खाऊंगा तो मेरी टांगें मुझे थोड़ा सा अलर्ट दे देंगे कि भाई ओवरलोड कर रहे हो आप, ठीक है, तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगा, मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन अगर मैं, जैसे आजकल होता है कि हम जैसे कहते हैं ना चौंकड़ी मार के बैठे हुए हैं, चौंकड़ी मार के अगर मैं बैठा हुआ तो क्या होगा कि उससे ज़्यादा खाना खाया जाएगा कि अगर मैं टांगें सीधी रख के बैठता हूँ उससे कम खाया जाएगा। टांगें अगर मैं चौंकड़ी मार के बैठता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा खाया जाएगा, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली 19-20 का ही फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग टेबल के ऊपर बैठ के खाते हैं यानी वो वाली चेयर्स के ऊपर, तो फिर आ जाते हैं हमारे पास कि खाना तकरीबन 10% हम लोग और ज़्यादा खा लेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट चेयर्स की तो उसके ऊपर हमारे पास 20% है। ज़मीन के मुकाबले में, ज़मीन को स्टैंडर्ड बना के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 20% हम लोगों ने ज़्यादा खाना खा लिया। तीसरी वाली बात करते हैं कि अगर हमारे पास टिल्टेड सोफ़ा होगा या फिर हमारे पास बहुत कंफर्टेबल सीटिंग होगी तो हम लोग 50% तक ज़्यादा खाना खा सकते हैं उस सोफ़े के ऊपर। इसका मतलब बॉडी शेप बर्बाद, पेट की अलाइनमेंट बर्बाद, विसरल फैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्यूमुलेट हो चुका है, सबक्यूटेनियस फैट हमारे पास फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हमारे पूरी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की वेट मैनेजमेंट काम नहीं करेगी, हम जितना मर्जी कम खा लें। यहाँ पे बात समझ आ गई। उन लोगों का मैं बताता हूँ जो लोग रिलेट कर रहे थे इस वाले पॉइंट को डाइटिंग के साथ, और कुछ लोग रिलेट कर रहे थे इस वाले पॉइंट को हमारे पास स्टारवेशन के साथ, और कुछ लोग रिलेट करते हैं इस वाले पॉइंट को हमारे साथ फास्टिंग के साथ। तो ये तीनों वाली चीज़ें हमारे पास बॉडी पोस्चर में नहीं आती, हमारे पास वेट मैनेजमेंट में आती है। तो इसको इंशाल्लाह ताला वेट मैनेजमेंट के जो वेबिनार होगा ना उसके अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट जो इसका है ना वो फैक्ट वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड इफेक्ट की बात करते हैं अगर हमारे पास, तो गुड बॉडी पोस्चर वगैरह के हमारे पास बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले इंसान का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगर आप स्ट्रेट चल रहे हैं तो क्या होगा, आपका सारे के सारे बॉडी मसल्स एक अलाइनमेंट के अंदर होंगे, आप चल प्रॉपर्ली रहे होंगे, आपकी चाल ख़राब नहीं होगी, कमर सीधी होगी, कमर टेढ़ी नहीं होगी, हाथ पांव सीधे होंगे, हाथ पांव टेढ़े नहीं होंगे, चाल सीधी होगी, स्ट्रेट चल रहे होंगे, चाल ख़राब नहीं होगी। इन सब चीज़ों से इंसान की एक पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, और पर्सनैलिटी बिल्ड होने के साथ इंसान में कॉन्फिडेंस आता है। सबसे पहला वाला बात हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा बात हमारे पास रिड्यूस्ड बैक एंड नेक पेन होगी। बैक पेन भी हमारे पास कम हो जाएगी, नेक पेन भी हमारे पास कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम यूं करके ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं ना, या फिर यूं करके ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो हमारी जो नेक है ना वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए क्या होता है, नीचे की तरफ बेंड होती जा रही होती है। हमें नहीं आइडिया होता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन क्या होता है कि बेंड होती जा रही होती है, और इसको सीधे रहने की आदत नहीं होती। इसका मतलब गर्दन टेढ़ी रखने की एक बंदे को आदत हो चुकी है, तो उस वाले बंदे को क्या जनरेट होना शुरू हो जाएगी, नेक पेन। नेक पेन जिन औरतों को गर्दन में दर्द होता है, मैं बार बार औरतों की बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं अभी तक मेरे पास आया। हाउ टू मेंटेन गुड बॉडी पोस्चर इन शफा खान। औरतों की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि औरतें क्या कर रही थी, ज़्यादातर अपने जो मसल्स होते हैं, अगर मर्दों की और औरतों की कंपैरेटिवली बात कीजिए हम रिसर्च के अकॉर्डिंगली या फिर एक सर्वे के अकॉर्डिंगली, तो क्या होता है कि मर्द अपनी बॉडी पोस्चर को ज़्यादा उसके बारे में कॉन्शियस होते हैं, लेकिन औरतें इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होती। वो थोड़ी देर के बाद गर्दन टेढ़ी करके खड़ी हो जाती हैं, थोड़ी देर के बाद टांग टेढ़ी करके खड़ी हो जाती हैं, थोड़ी देर के बाद पाँव टेढ़ा करके खड़ी हो जाती हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उनसे बॉडी पोस्चर कम्प्लीटली तौर पर ख़राब हो जाता है। और आप लोग अगर कंपैरेटिवली बात करें कि ज़्यादा, अगर हम दूसरी बिल्कुल देसी ज़बान में बात करते हैं तो ज़्यादातर जो कुब निकलता है ना, ज़्यादातर जो कुब्बे पाए जाते हैं वो कौन होते हैं, औरतें ज़्यादा होती हैं। क्यों? हम लोग अगर किसी औरत को देखते हैं जो कि ज़्यादा बूढ़ी है, ज़्यादा ज़ईफ़ है, तो ज़्यादातर हमारे पास जो कुब जनरेट हुआ हुआ होता है, गर्दन नीचे हुई भी होती है, कमर बाहर आई हुई होती है, ज़्यादातर हमारे पास फीमेल्स में होता है। ये सर्वे ने भी प्रूव किया हुआ है और हम लोगों ने, सब लोगों ने खुद ने भी देखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि बैक पेन वगैरह हमारे पास पेन रिड्यूस हो जाती हैं। उसके बाद हम ज़्यादा, यानी कि देखें एक और बात, हाइट की। जब आप लोग अपना बॉडी पोस्चर टेढ़ा करके चलते हैं तो आपकी हाइट छोटी लग रही होती है। यहाँ से हाइट का अंदाज़ा लगाना शुरू करें फिंगर के टिप तक, तो क्या होता है, इसमें हाइट छोटी नज़र आएगी, इसमें हाइट बड़ी नज़र आएगी। वही बॉडी है, वही सब कुछ है। जो लोग टेढ़े होकर चल रहे होते हैं, जो लोग इस तरीके से बैंड होकर चल रहे होते हैं, इसको आजिज़ी से चलना नहीं कहते। लोग कहते हैं यार कि हम टेढ़े होकर से चल रहे हैं क्योंकि हम आजिज़ी से चल रहे हैं। आजिज़ी इसको नहीं कहते, आजिज़ी इसको कहते हैं कि आप स्ट्रेट अपनी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके चलें, नज़रें नीचे करें, गर्दन नीचे ना करें, नज़रें नीचे करें, कमर नीचे ना बेंड करें, नज़रें नीचे करें, ठीक है। तो ये वाला आजिज़ी वाला पोस्चर नहीं होता, ये हमारे पास सी शेप के अंदर फॉल करते जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इम्प्रूव हमारे पास हो जाती है ब्रेथिंग। ब्रेथ इम्प्रूव कैसे होती है, हमारे पास सांस लेने का जो अमल होता है वो इम्प्रूव इसी तरीके से होता है, क्योंकि सी शेप बॉडी पोस्चर अगर हम बात करते हैं तो सारे के सारे जो विसरल फैट होता है, इनका वेट जो पड़ रहा होता है प्रॉपर ऑर्गन्स के ऊपर पड़ रहा होता है। जितना ज़्यादा विसरल फैट का, ये विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट के अगर किसी बंदे को नहीं पता तो आप लोग नेट से इसका देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही एक एक्सटेंसिव टॉपिक्स हैं जो कि हमारे पास फैट मैस के अंदर पढ़ाया जाता है न्यूट्रिशन एकेडमी के अंदर। तो खैर,
इस चीज़ को हम लोगों ने मेंटेन अगर करना है तो हम लोगों ने बॉडी पोस्चर स्ट्रेट करना है, क्योंकि अगर हम बॉडी पोस्चर को सी शेप के अंदर लेकर आते रहेंगे, सी शेप बॉडी पोस्चर का ये नुकसान होता है कि जो हमारे पास विसरल फैट है वो ज़्यादा जनरेट होता है। विसरल फैट जितना ज़्यादा जनरेट होगा हमारे पास, उतना ज़्यादा ऑर्गन लोड हमारे पास बढ़ता रहेगा। जितना ज़्यादा ऑर्गन लोड हमारे पास बढ़ता रहेगा, उतना ज़्यादा ऑर्गन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती रहेगी। पूरी चेन को फॉलो करें। ऑर्गन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड कर रही होती है कि उनके ऊपर कितना कम लोड पड़ रहा होता है। मैं वो वर्क लोड की बात नहीं कर रही, मैं प्रेशर लोड की बात कर रहा हूँ। वर्कलोड अगर हमारे पास पड़ भी रहा होगा तो वर्कलोड जो है ना, इसका अपना चांस वगैरह थोड़ी देर के लिए तेज़ होगा, थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए दोबारा तेज़ होगा, डिपेंड कर रहा होगा। लेकिन जो ऑर्गन लोड होता है, जो हमारे पास कह रहे होते हैं कि प्रेशर जनरेट हो रहा होता है विसरल फैट के ज़रिए, वो वर्कलोड में नहीं आ रहा होता, और वो वाली चीज़ ऑर्गन का तबाह बर्बाद कर देती है। अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो उन लोगों को जिनको एस्थमा होता है, अगर वो लोग वेट गेन कर लेते हैं तो उनका एस्थमा के जो चांसेस होते हैं और जो उनके लंग्स के कोलैप्स करने के चांसेस होते हैं वो डबल हो जाते हैं। क्यों? ऐसे नहीं कह रहे होते कि अगर हमने इंक्रीज वेट, अपना वेट बढ़ा लिया है तो ये हमारे पास हज़ारों लाखों बीमारियों को इसने खुद दावत दी है कि अब आप लोग आओ और हमें मारो, आ बैल मुझे मार। उसके बाद फाइव डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स की यहाँ पे बात करते हैं, जिनकी हम लोगों ने पहले बताया था कि हम जिनका प्रॉमिस किया हुआ था कि अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनकी। तो वो 5 डिफरेंट पोस्चर्स वगैरह हमारे पास कौन से थे? सबसे पहले था स्वे बैक। स्वे बैक जैसे कि अपने नाम से शो कर रहा है कि एस शेप बॉडी पोस्चर। एस शेप बॉडी पोस्चर, एस शेप बॉडी पोस्चर किस तरीके का हो सकता है आप लोग इमेजिन करने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन नाकाम हो गए होंगे। एस शेप बॉडी पोस्चर प्रॉपरली एस नहीं बना हुआ था। एस शेप बॉडी पोस्चर का ये मतलब होता है कि हम लोग ऐसे खड़े हुए होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ एस बनता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? स्वे बैक। बैक हमारे पास थोड़ी सी बैंडी हुई है और पेट और मुंह एक लाइन के अंदर आए हुए हैं। फॉलो करें बात को, पेट और सर हमारे पास एक लाइन में आए हुए हैं। कुछ लोग देखा होगा आपने ना कि सीधे होकर चलने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं और वो क्या हो रहा होता है कि उनका पेट और उनका जो सर है वो एक एंगल के ऊपर आया हुआ होता है और कमर थोड़ी सी पीछे की तरफ गई हुई होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्वे बॉडी पोस्चर, या फिर अगर हम कहते हैं तो इसको स्वैग बैक भी कहते हैं कि बैक बेंडेड बैक होती है इनकी। दूसरा वाले की हम बात करते हैं हॉलो बैक। हॉलो बैक, खाली कमर। जो लोग यूं करके चलते हैं, बिल्कुल सीधा रखने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को सीधा कर लेते हैं, उनको कहते हैं हॉलो बैक। यानी कि कमर उनकी खाली हुई है, इस जगह पे कमर उनकी नज़र ही नहीं आ रही होती, कमर इतनी उन लोगों ने अंदर की हुई होती है, सर इतना पीछे किया हुआ होता है। ये वाले लोगों का भी कमर एंगल बना रही होती है, स्ट्रेट एक एंगल बना रही होती है, किसके साथ? सर के साथ। लाइन एक ड्रॉ करके देख लें यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक लाइन ड्रॉ कर लेना, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल सीधा के सीधा जनरेट हो रहा है। ये वही वाला काम हो रहा है जो इस साइड पे काम हो रहा था। इस साइड पे थोड़ा सा इस एंगल पे काम हो रहा था और इस साइड पे थोड़ा सा बैक एंगल पे काम हो रहा है, लेकिन एंगल्स हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं। तीसरी वाली बात करते हैं राउंडेड शोल्डर्स। राउंडेड शोल्डर की क्या होती है? कुछ लोग आपने देखा होगा यूं करके बैठे होते हैं हर जगह पे, बिल्कुल आजिज़ी के साथ। कोई वाली बात आ गई, आजिज़ी से बैठे हुए हैं। आजिज़ी नहीं होता, आपकी बॉडी पोस्चर, आपकी जो है ना मेंटेनेंस बॉडी की, वो ख़राब हो गई है इस टाइम पे। राउंडेड शोल्डर का मतलब होता है कि हम लोगों ने बिल्कुल शोल्डर ना छोड़ दिए हैं, उनको अलाइनमेंट रखना ही छोड़ दिया है। और कुछ लोग होते हैं शोल्डर्स को आगे की तरफ रखा होता है, जबकि शोल्डर्स को हम लोगों ने पीछे की तरफ रखना होता है। दो मैं आपको पोस्चर्स बताता हूँ, उससे आप अभी यानी कि उसको ट्राई करके देखना, लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान ही ट्राई करके देखना, आपको वाज़ेह फ़र्क पता लगेगा। आई थिंक मेरे कंधे नज़र आ रहे हैं। यूँ करके अगर मैं बैठा हूँ बिल्कुल नीचे की तरफ करके, इससे क्या होगा? बॉडी पोस्चर हमारे पास जो कंधे हैं वो बिल्कुल क्या हो गए हैं? नीचे की तरफ बेंड हो गए हैं। कंधे नीचे की तरफ बेंड हो गए, पूरी की पूरी बॉडी किस में चलेगी? कप शेप पोस्चर में, क्योंकि जितने मैं दोनों साइडों से कंधे बेंड करूँगा उतना ज़्यादा मैं चला जाऊँगा सी शेप के अंदर, ठीक है। तो ये वाली आजिज़ी हमें नहीं चाहिए, हमें नज़रों वाली आजिज़ी चाहिए। सिर्फ नज़रों वाली आजिज़ी अगर होगी तो काफ़ी होगा। ये वाली आजिज़ी अगर आप लोग करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी के पोस्चर्स वगैरह ख़राब हो जाएंगे। रिलेट करें इनको। फ्लैट पेल्विस। फ्लैट पेल्विस का क्या मतलब होता है? पूरी बॉडी हमारे पास स्ट्रेट और गर्दन आगे की तरफ। कुछ लोग देखा होगा ना, गर्दन लंबी सी आगे की तरफ निकाल कर चल रहे होते हैं और पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रेट होती है। फ्लैट पेल्विस इसको कह रहे होते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास कि ना जो गर्दन हमारे पास होती है, गर्दन ना बॉडी से बिल्कुल अलग नज़र आ रही होती है, यानी कि गर्दन हमारे पास पाँव के साथ एंगल बना रही होती है। जो अगर आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर तो नहीं यहाँ पे कर सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ, गर्दन हमारे पे ये पूरी बॉडी है, ये पाँव है, ये छोटे से यहाँ पे ना पाँव है, यहाँ पे पाँव के साथ हमारे पास गर्दन आगे की तरफ होगी, गर्दन एंगल बना रही होगी हमारे पास स्ट्रेट पाँव के साथ, यानी कि गर्दन और पाँव हमारे पास एक लाइन के अंदर होंगे, ठीक है। जबकि गर्दन को हमारे पास अलाइन होना चाहिए पाँव की टोस के साथ, सॉरी हील के साथ। हील के साथ अगर गर्दन अलाइन होगी तो हमारे पास बॉडी पोस्चर मिलिट्री आएगा। अगर टोस के साथ गर्दन अलाइन कर रही होगी तो हमारे पास बॉडी पोस्चर कौन सा आएगा? यहाँ पे फ्लैट पेल्विस वाला।
क्लियर हो गए यहाँ तक? अब हम आगे मूव करते हैं। जो लास्ट एंड द फाइनल पोस्चर है जिसकी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी बात की थी, मिलिट्री बॉडी पोस्चर। मिलिट्री बॉडी पोस्चर के अंदर हमारे पास क्या होता है, हंसी किसकी निकल रही है बहुत ज़्यादा? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? पूरा पोस्चर इफेक्ट है ब्लड शुगर मोस्टली डायबिटिक पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इज इट ट्रू? गुड क्वेश्चन आया। मैं ऐसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था कि शायद कोई क्वेश्चन आए। सबसे पहली बात तो हम इस क्वेश्चन को अगर देखे चलें, उमैर बिन सितार का क्वेश्चन था ये। पुअर बॉडी पोस्चर हमारे ब्लड शुगर को अफेक्ट करता है, बिल्कुल अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे पास विसरल फैट ज़्यादा हो जाता है और जितना ज़्यादा हमारे पास फैट जनरेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाता है उतना ज़्यादा ग्लिसरॉल लेवल बढ़ जाता है। जितना फैट लेवल बढ़ा होता है, ग्लिसरॉल लेवल बढ़ा होता है, उतना ज़्यादा हमारे पास विसरल फैट ऑर्गन्स के ऊपर एक्यूमुलेट होने लग जाता है। जितना ज़्यादा पैंक्रियाज के ऊपर पैंक्रियाटिक विसरल फैट हमारे पास एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाता है, उतना कम जनरेशन होती है हमारे पास इंसुलिन की, और जितनी कम जनरेशन होती है हमारे पास इंसुलिन की, उतना ज़्यादा ब्लड शुगर इंक्रीज हो रहा था। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था। सेकेंडली हमारे पास होता है मोस्टली डायबिटिक पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इज इट ट्रू? अब आप पूछना चाह रहे हैं कि डायबिटीज़ का हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के साथ कोई डायरेक्ट लिंक है। डायबिटीज़ का हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के साथ बिल्कुल भी डायरेक्ट लिंक है कि किस तरीके से डायबिटीज़, अगर हम एक बंदा डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, उसको अगर कोई डेफिशिएंसीज बॉडी में होती जा रही हैं, वो उसको पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस के साथ डायरेक्टली लिंक हमारे पास कह सकते हैं कि एज का होता है, डायरेक्टली लिंक हमारे पास फूड का होता है, डायरेक्टली लिंक हमारे पास सप्लीमेंटेशन का होता है, डायरेक्ट लिंक हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंस का होता है, डायरेक्ट लिंक हमारे पास बॉडी पोस्चर्स का भी होता है। अगर बॉडी पोस्चर हम लोग मेंटेन नहीं करते, एक और मज़े की बात यहाँ पे ज़हन में आई कि अगर हम लोग बॉडी पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे होते तो उस बंदे को ऑस्टियोपोरोसिस के हाई लाइकली चांसेस हो जाते हैं 21% तक, ठीक है। ओके, अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास हम लोगों ने अब बॉडी पोस्चर को लाइन में रखना कैसे है। हमारे पास स्टैंडर्ड क्या होगा, घर में ना एक सीधी सी लाइन लगा लेना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगा लेना, लेकिन उस लाइन के सामने अगर लाइन हम लोगों ने इस वाली दीवार पे लगाई हुई ना बैक पे, तो लाइन के आगे हम लोगों ने बराबर खड़ा होना है, एग्जैक्टली स्ट्रेट में, और सामने हमारे पास मिरर होना चाहिए, बिल्कुल लाइन के ऑपोजिट मिरर होना चाहिए, ताकि हमें अपनी बॉडी के बारे में पता लग सके। एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि अगर हम लोग शीशे के आगे एक छोटी सी कील लगा के या फिर कोई भी टेक लगा के, अगर हम लोग जो प्लम होते हैं हमारे पास, जो ये होते हैं ना काम करने वाले, इनके पास एक प्लम लाइन होती है, नीचे थोड़ा सा वेट इन्होंने लटकाया हुआ होता है और ऊपर धागा होता है, ठीक है। अगर वो वाली चीज़ हम लगा लें, उसको प्लम लाइन कहते हैं, किसी भी आपको आई थिंक दुकान से मिल जाएगी इजीली। तो प्लम लाइन का क्या फ़ायदा होता है? प्लम लाइन का ये फ़ायदा होता है कि वो बिल्कुल हमें एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही होती है। ये शीशा है हमारे पास, ये शीशा है हमारे पास, इसके बिल्कुल सामने हम लोगों ने एक टेक छोटी सी लगा ली है, उस टेक के ऊपर हम लोगों ने इसको प्लम लाइन लगा ली है। प्लम लाइन के सामने शीशे के और प्लम लाइन के बीच में अगर हम लोग खड़े होते हैं, प्लम लाइन यहाँ पर है, शीशा यहाँ पर है, हम यहाँ पे हैं, प्लम लाइन हमारे और शीशे के बिल्कुल सेंटर में है। हम लोग यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हैं कि हमारी कितनी, हम बिल्कुल नॉर्मल खड़े होते हैं। एक बंदा 10 मिनट तक अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं रख सकता सीधा, वो अपनी नेचर की तरफ वापस आएगा। किस नेचर की तरफ? जो वो नेचर आमतौर पे इस्तेमाल करता है। अगर वो झुक के खड़ा होता है तो वो झुक जाएगा, अगर वो इस साइड पे खड़ा होता है तो वो इस साइड पे बेंड हो जाएगा, अगर वो इस साइड पे बेंड होता है तो वो इस साइड पे ही बेंड हो जाएगा। 10 मिनट से ज़्यादा वो अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकता अनलेस और अनटिल उसको कोई चैलेंज ना मिला। अनकॉन्शियसली की मैं बात कर रहा हूँ आपको। ये खड़ा हुआ, यहाँ पर हमें पता लग गया कि ये शीशा है, ये बंदा नहीं है, ये शीशा है, ये बंदा है, स्पेसिमेन हमारा ये वाला है। दोनों को सामने हम लोगों ने खड़ा कर दिया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला बंदा ज़्यादा इस साइड पे टिल्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऊपर वाला जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ज़्यादा मैस आ गया है, ठीक है। अब स्ट्रेट खड़ा हुआ है, इस साइड पे टिल्ट हो गया, इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, उसमें ज़्यादा मैस आ गया है। अगर बंदा टांग थोड़ी टेढ़ी करके खड़ा हुआ है तो इसको 3D एंगल पे देख लें, टांग थोड़ी सी टेढ़ी करके खड़ा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें ज़्यादा मैस आ गया, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ज़्यादा मैस आ गया। आप लोगों ने ये सिर्फ अपने आपका फैसला करना है कि हमारे हर क्वाड्रेंट में इक्वल मैस डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल बॉडी पोस्चर हर मैस जो हमारे पास क्वाड्रेंट है उसके अंदर हो। अगर हम लोग बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ खड़े रहेंगे, अगर हम लोग एल शेप को फॉलो करेंगे बैठते वक्त और आई शेप को फॉलो करेंगे खड़े रहते वक्त, ठीक है। आई शेप का ये मतलब नहीं कि बंदा बिल्कुल बैक की तरफ बैंड हो जाए, आई शेप का मतलब है कि बंदा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो। स्ट्रेट खड़ा होने का ये मतलब है कि आई शेप को वो फॉलो कर रहा है। आई शेप आई नहीं मैं बात कर रहा, मैं आई की बात कर रहा हूँ, और आई डॉट वाले की मैं बात नहीं कर रहा, कैपिटल लेटर्स यानी कि ब्लॉक लेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आई शेप की। अगर हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं यहाँ पे तो क्या होता है, आई शेप के अकॉर्डिंगली हम अपनी अलाइनमेंट को बिल्कुल स्ट्रेट रख पा रहे होते हैं।
अलाइनमेंट हमारी जितनी स्ट्रेट होगी हमारे पास उतना ज़्यादा फैट मैस कम जनरेट होगा बॉडी में, उतना ज़्यादा विसरल फैट हमारे पास कम एक्यूमुलेट होगा बॉडी में, और उतना ज़्यादा हमारे ऑर्गन्स को रिलीफ मिलेगा जितना ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर पड़ा होता है उस बर्डन से। तो ये वाले कुछ फ़ायदे हमारे पास होते हैं कि इस आई शेप बॉडी पोस्चर्स के। अगर हम बात करते हैं हमारे पास गुड सिटिंग पोस्चर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सिटिंग पोस्चर्स के अंदर जैसे हम लोगों ने स्टार्ट पे बात की थी, जितना ज़्यादा आप लोग 90 के एंगल पे रह सकते हैं आप लोग उतना रहें। 90 के एंगल पे मैक्सिमम अगर हम लोग बैठ सकते हैं तो हम लोग 90 के एंगल पे बैठें, 90 के एंगल पे बैठ के काम करें अपना, क्योंकि जितना हम 90 के एंगल पे बैठे होंगे, 90 के एंगल ये नहीं है कि अपनी पूरी बॉडी को, सर को और गर्दन को भी आप 90 के एंगल पे करने की कोशिश करें और थोड़ी अरसे के बाद आप एक्सपायर हुए हों, ऐसा नहीं करना। सर और शोल्डर हमारे पास बिल्कुल एक अलाइनमेंट के अंदर रहेंगे। हम लोगों ने कानों को और इसको शोल्डर्स को देखना आपस में। अगर ये चीज़ें हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे एक अलाइनमेंट के अंदर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अगर ये चीज़ें हमारे पास अलाइनमेंट से आउट हुई हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग स्ट्रेट नहीं खड़े हुए हुए, या तो हमारी गर्दन नीचे की तरफ है या तो हमारी गर्दन ऊपर की तरफ है, या तो हम इस साइड पे अपने आप को किया हुआ है या तो हम लोगों ने इस साइड पे अपने आप को किया हुआ है। ये कुछ जनरेशन है हमारे पास कि हम लोग किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से पेशेंट चेक कर सकते हैं। बेनिफिट इसमें क्या है सब बातों में। आई थिंक बॉडी पोस्चर्स का इतना काफ़ी है हमारे पास। हम लोगों ने आई थिंक आज 8 डिफरेंट चीज़ों को स्टडी कर लिया है, जिसके अंदर हमारे पास इंक्लूजन थी बॉडी पोस्चर्स की। हम लोगों ने देख लिया था कि डिफरेंट डिजीज़ वगैरह कौन कौन से थे। हम लोगों ने देख लिया था कि बॉडी पोस्चर्स को हम लोगों ने मेंटेन कैसे करना है, आइडियल बॉडी पोस्चर्स कौन कौन से थे, डिफरेंट पोस्चर्स इंसान को जनरेट कैसे होते हैं, पोस्चर्स का हमारे खाने पीने के साथ या फिर हमारे वेट मैनेजमेंट के साथ क्या अफेक्ट हो सकता है। इन सब चीज़ों को आज हम लोगों ने मैनेज कर लिया था। तो अब हम लेना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बॉडी पोस्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह। जैसे उज़ैर का भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आया था। इमन मलिक का क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द बॉडी पोस्चर इज़ कंसिडर्ड आइडियल बॉडी पोस्चर। अगर हम बॉडी पोस्चर की बात करते हैं तो हमारे पास सीटिंग के टाइम पे जैसे हमने बताया कि एल शेप बॉडी पोस्चर, और खड़े रहने के टाइम पे हमारे पास आई शेप बॉडी पोस्चर, ठीक है, ये हमारे पास आइडियल होता है। और एग्जैक्टली नीचे आंसर्स भी किए हुए हैं इनको। आइडियल बॉडी पोस्चर कौन सा होता है? आइडियल अभी बताया तो भाई। सेमावेन इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, गुड एफर्ट। बॉडी पोस्चर को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? बॉडी पोस्चर को हम इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग अपने आप को शीशे के अंदर वॉच कर रहे हो कि हम किस स्टेट पे खड़े हैं या फिर किस क्वाड्रेंट ऑफ द बॉडी पोस्चर्स में है। हम लोगों ने क्वाड्रेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, लेकिन ये वाला जो लाइन होती है बिल्कुल सेंटर में नहीं होती, थोड़ी सी ऊपर होती है, क्योंकि कंधे हमारे पास थोड़े से ऊपर हैं, ठीक है। अब सर थोड़ा सा या तो यहाँ पे हो सकता है, हमारे पास क्वाड्रेंट 1 में आ गया, या तो सर यहाँ पे हो सकता है क्वाड्रेंट 3 में आ गया, या तो हमारे पास बॉडी थोड़ी सी इस साइड पे हो सकती है, क्वाड्रेंट 2 में आ गई, या तो बॉडी हमारे पास थोड़ी सी इस साइड पे हो सकती है, क्वाड्रेंट 4 में आ गई। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोग होमोजीनियसली आपकी बॉडी चारों क्वाड्रेंट में बराबर की डिस्ट्रीब्यूट हुई भी है, या फिर किसी एक क्वाड्रेंट में आप लोगों ने ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है और बाकी क्वाड्रेंट्स में कम प्रेशर डाला हुआ है। कुछ लोगों की बॉडी नॉर्मल होती है पर पेट ज़्यादा होता है, ये किस लिए? ये वाला बॉडी पोस्चर में आता है, ये बॉडी पोस्चर में नहीं आता, बॉडी शेप्स में आता है। जिन लोगों का पेट बाहर होता है, ये वाला बॉडी शेप का क्वेश्चन है कि उनकी या तो एप्पल बॉडी शेप हो सकती है, या तो उनकी पियर बॉडी शेप हो सकती है, या तो उनकी ओवल बॉडी शेप हो सकती है। बाकी मैनेजमेंट्स वगैरह के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे पास सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन अकेडमी के अंदर के फैट मैथ्स का, ये 2/6 के अंदर स्टार्ट होना है, अभी नहीं स्टार्ट हो रहा। आई थिंक ये 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं ये वाले फैट मैथ्स का जो हमारे पास टॉपिक है। और क्या था, कुछ लोगों के बॉडी नॉर्मल होती हैं पर पेट, हाँ ये वाला हम बता चुके हैं। बोन्स पोरस हो जाती हैं, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। निमरा नवाज, वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन, ये वाला मैंने बताना था लेकिन मेरे जहन में नहीं रहा था। कुछ लोग क्या होते हैं कि सोते वक्त सोचते हैं कि अगर हम पिलो निकाल देंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा, पिलो लगा देंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा, और ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, पड़ता है, ठीक है। अभी सब वरना कहने लगे थे कि नहीं हाँ हम नहीं सोचते सब, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वही वाली बात है कि जितना आप लोग अब यानी कि अब जब सोते हैं, सोने की बात कर लेते हैं, स्ट्रेट, हाथ इतना सीधा तो नहीं हो सकता, खैर स्ट्रेट अगर हम सो रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, पूरी बॉडी एक अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टली प्लेस हुई हुई है। जितनी ज़्यादा बॉडी हमारे पास हॉरिजॉन्टली तौर पे प्लेस हुई भी होगी, अगर हम ब्लड फ्लो की बात करते हैं तो इवनली ब्लड फ्लो की डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में होगी। जो लोग पिलो का यूज़ करते हैं क्या होता है, ये होता है, बात फॉलो करें,
पीलो का इस्तेमाल से क्या होता है, हमारे पास गर्दन थोड़ी सी लिफ्ट कर जाती है, नेक थोड़ी सी लिफ्ट कर जाती है, और अल्टीमेटली गर्दन और नेक के पास और मुंह के पास हमारे पास एक ऐसा एसेट होता है जिसको हमारे पास प्रॉपर एनर्जी या फिर प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड चाहिए होता है। वो कौन सा होता है? ब्रेन। जब हम पीलो लगा के सोते हैं, कुछ लोगों का तो पीलो भी बिल्कुल गोल तकियों की तरह होते हैं, इतने बड़े बड़े पीलोस होते हैं, आधे यानी कि सोते हुए और बैठे हुए बराबर लग रहे होते हैं वो लोग, इतने बड़े बड़े पीलोस लगाए हुए होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम बॉडी की बात करते हैं, बॉडी पोस्चर्स की बात करते हैं, तो स्लीपिंग के अंदर अगर हम पीलो का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर टेक का यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि बॉडी थोड़ी सी ऊपर से उठी हुई होती है। अब हार्ट की पंपिंग की बात करते हैं, पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म पंपिंग वो कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म पंपिंग हो रही है पूरी बॉडी के अंदर सोते वक्त रात को, इसलिए रात को सोते वक्त हाइट बढ़ती है, रात को सोते वक्त ज़्यादा बाल बढ़ते हैं, इसी वजह से, क्योंकि बॉडी पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रही होती है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रही होती है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलोरीज हो रही होती है, ये सब चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इवनली हो रही होती है। जैसे ही बॉडी उठ जाती है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है हमारे पास ब्रेन के पास, जिसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास एनर्जी की, न्यूट्रिएंट्स की, कैलोरीज की और हीट की। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। और कैन वी रिलेट फैटी लीवर विद रॉन्ग बॉडी पोस्चर? फैटी लीवर को हम लोग रिलेट कर सकते हैं क्या? फैटी लीवर हमारे पास जनरेट क्यों होता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वही वाली बात अगर हम करते हैं कि सबक्यूटेनियस फैट अगर जनरेशन हो रही है ऑन द लीवर, तो सबक्यूटेनियस फैट हमारे पास अगर लोड बढ़ा रही है लीवर के ऊपर बर्डन बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, काम करने की इफेक्टिबिलिटी उसकी कम होगी, ठीक है, इफेक्टिवनेस उसकी कम होगी, और जब इफेक्टिवनेस कम होगी तो कॉम्प्रोमाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइज़ होता होगा, फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और उतना ही ज़्यादा उसको अटैक करना ईजी हो जाएगा। और सबसे पहले वो क्या होगा हमारे पास, वीक होगा, वीक होने के बाद उसको अगर कोई वायरस अटैक कर देता है तो HIV, HPV, HCV वायरस, तो वो हेपेटाइटिस की तरफ चला जाएगा। अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाता है तो फिर लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, और ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। और कौन सा क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है? थैंक यू सो मच। वरना मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ, कॉमन वर्ड्स वगैरह को भी इस्तेमाल बीच में कर रहा होता हूँ, बुरा नहीं मनाना आप लोगों ने, ये समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। एग्जैक्टली प्रीतम, प्लम लाइन उसको भी कह रहे होते हैं, बॉडी पोस्चर, करेक्टर्स। मुहावरा जबीन, बॉडी पोस्चर का कैलोरीज इनटेक या फिर कैलोरीज बर्न के साथ कोई लिंक होता है या नहीं होता? अगर हम बॉडी पोस्चर्स की बात कर रहे थे तो डायरेक्टली लिंक कर रहा होता है ये कैलोरीज इनटेक के साथ, क्योंकि जितना हम लोग यूँ करके बैठेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, ऑर्गन लोड इंक्रीज़ होगा और हमारे पास ऑर्गन की फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होगी। जितना हम सीधा रहेंगे उतना हमारे पास बॉडी अलाइनमेंट की तरफ रहेगी, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ऑर्गन हमारे पास बराबर होगा, और जितना ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ऑर्गन हमारे पास यानी कि प्रॉपर्ली सही तरीके से हो रहा होगा, मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट होगा। जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, यानी कि जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई हमारे पास स्टमक को हो रहा होगा, उतना मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा। पूरी चेन लेके चला करें, स्टार्ट से चेन स्टार्ट किया करें, एंड तक जा रहे हो करें। आपको भी बताओ कि यार ये वाली अगर ये बात कर रहे हैं हारिस तो क्यों कर रहा है, ये वाली अगर ये वाला बंदा बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मेरा टीचर अगर एक मुझे बात बता रहे हैं तो वो क्यों बता रहे हैं, क्या लिंक है इसका पीछे से। आप लोग खुद भी देख लिया करें इन चीज़ों का लिंक क्या, और हर चीज़ लिंक के साथ ही हो रही होती है। बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट थ्योरी, नथिंग इज़ इन प्रैक्टिकल। अगर हम 2-3 लॉज को छोड़ के बात करते हैं, लास्ट पे हम लोगों ने डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की भी बात करनी है, वो भी मुझे याद करवाना आप लोग। पहले मैं क्वेश्चंस के आंसर कर दूं जो कि आए हुए हैं साथ। ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, स्लीपिंग विद पिलो इज़ बेटर और स्लीपिंग विदाउट पिलो इज़ बेटर? तो विदाउट पिलो। अच्छा, विदाउट पिलो से मुझे एक और बात याद आई है कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो स्प्रिंग मैट्रेस को यूज़ कर रहे होते हैं। स्प्रिंग मैट्रेस को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका सर नीचे गिर जाता है अंदर, देखा है कुछ लोगों ने देखा है इसको। जब हम स्प्रिंग मैट्रेस पे सो रहे होते हैं ना बगैर पिलो के, तो क्या होता है हमारा ना सर अंदर गिर जाता है, यानी कि सर बॉडी से थोड़ा सा ज़्यादा नीचे की तरफ हुआ होता है। जब सर कैसे एक्सप्लेन करूँ, यानी कि काफ़ी फ़नी भी बात है ये कि सर आपका ना नीचे की तरफ हो जाता है जो स्प्रिंग मैट्रेस हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस केस में हमें चाहिए कि अगर हम छोटा सा पिलो रख सकते हैं ना, ताकि हमारी बॉडी पूरी की पूरी एक अलाइनमेंट के अंदर ही रहे, सारा ब्लड यानी कि ब्लड जो दिमाग के अंदर इकट्ठा ना हुआ रहे पूरी रात, ठीक है। इस चीज़ का भी एक ध्यान रखना आपने।
मेजर साइंस ऑफ बैड पोस्चर का ये मतलब होता है कि आपको वो बंदा वाज़िया सामने अपने नज़र आ रहा होता है कि वो ज़्यादातर किस तरीके से खड़ा होता है, किस तरीके से बात करता है, ज़्यादा टेक लगा के यूँ करके बैठता है या फिर आगे की तरफ होकर बैठता है, झुक के बैठता है, यानी कि कहीं पे एल्बो रख के बैठता है, सीधा होकर बैठता है, एल्बो सीधे रख के बैठता है, किस तरीके से बैठता है। यानी कि अगर आप काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग सेशन मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स ऑफ 15 होता है और एक बंदा एक पोस्चर को 10 मिनट से ज़्यादा अनकॉन्शियसली नहीं मेंटेन कर पाता। तो मल्टीपल ऑफ 15 ये स्टूडेंट्स को मेरे को आइडिया होगा इसके बारे में कि काउंसलिंग सेशन क्या होता है। हमारे पास मल्टीपल ऑफ 15 होता है और फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर भी अगर आप लोगों ने काउंसलिंग सेशन को दे दिया ना किसी बंदे को, तो एक्स्ट्रा 5 मिनट्स आपको बॉडी को जज करने में मिल जाएंगे उसकी कि वो किस तरीके से आम तौर पर बैठा करता है। अगर वो यानी कि अनकॉन्शियसली भी थोड़ी देर तक सीधा होकर बैठने की कोशिश कर रहा है तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए असल अपनी जो बात है या फिर असल अपनी जो है ओरिजिन उसको एक्सप्लेन कर देगा। तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा काफ़ी अच्छा। और कौन से क्वेश्चन है हमारे पास? स्लीपिंग पोस्चर की वजह से भी कभी बॉडी पोस्चर शेप ख़राब हो सकती है। बिल्कुल, स्लीपिंग पोस्चर डिपेंड कर रहा था कि अगर आप स्ट्रेट यानी कि आप जितनी सख्ती वाली चीज़ के पास सख्त चीज़ के पास सोएंगे, मैटर्स आपका जितना हार्ड होगा आपका बॉडी पोस्चर उतना सही रहेगा। जितना ज़्यादा आपका सॉफ्ट पिलो होगा और छोटा पिलो होगा उतना ज़्यादा बॉडी पोस्चर आपका सही रहेगा। जितना आप आई शेप के अंदर खड़े रहेंगे और एल शेप में बैठा करेंगे यूँ करके, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका बॉडी पोस्चर सही रहेगा। व्हाट इज़ द बेस्ट बॉडी पोस्चर वाइल स्लीपिंग? स्लीपिंग के अंदर हम लोग आई पोस्चर ही फॉलो करेंगे ना। आई सीधा खड़ा कर लो, आई को गिरा लो। सीधे अगर हम सीधे खड़े होते हैं तब भी तो हमारी पूरी बॉडी अलाइनमेंट की तरफ होती है ना, आई शेप में। और अगर हम लोग सोए भी होते हैं तो भी हमारी बॉडी शेप अलाइनमेंट के अंदर ही होनी चाहिए। सीधा सोना चाहिए, किसी एक साइड पे करवट लेके नहीं सोना चाहिए। करवट अगर हम लेके सोते हैं या फिर किसी एक साइड पे बॉडी को बेंड करके सोते हैं तो पूरी वाली जो ऑर्गन उस साइड की होती है ना वो पूरी रात में गालियाँ निकाल रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो विसरल फैट का वजन पड़ रहा होता है ना। इसलिए करवट लेके किसी जगह पे कोशिश करना चाहिए कि ना सोएं। कोशिश करना उल्टा तो किसी भी हालत में नहीं सोना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि पूरा का पूरा जो स्केलेटल सिस्टम होता है ना हमारे पास, स्केलेटन वाला, वो पूरा बॉडी के ऊपर गिरा हुआ होता है। स्केलेटन जब हमारे पास पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर गिरा हुआ होगा तो क्या होगा हमारे पास कि बहुत ज़्यादा एक ना घुटन हो जाती है पूरी रात के अंदर उन लोगों को। पेट बाहर आना इसकी, यानी कि अगर मैं सेकेंडरी या इसको बायो प्रोडक्ट्स की बात करूं तो पेट बाहर आना शुरू हो जाता है आपके पास। आपके मूड स्विंग चेंज होना शुरू हो जाते हैं, आपको हार्ट के इश्यूज स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, आपके जो स्टमक की एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है, स्टमक के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, जीआईटी प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, एब्जॉर्ब खाना लेट होना शुरू हो जाता है, आपका स्टेमिना लूज़ हो रहा होता है, आपका जो ब्रेथ इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, आपके जो माइंड के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, दिमाग के इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं और हज़ारों लाखों नज़र का मसला आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो डेलिकेट ऑर्गन्स, इसलिए यानी कि कुदरत ने क्या किया है हमारे ऑर्गन्स को हमारे पास स्केलेटल सिस्टम से ऊपर की साइड पे प्लेस किया हुआ है कि अगर हम सीधे सोते भी हैं ना तो स्केलेटन के ऊपर हमारे पास ऑर्गन्स आराम से पड़े रहें ताकि वो प्रोटेक्शन के अंदर हैं। अगर हम लोग उल्टा इसको कर लेंगे तो क्या होगा, ख़त्म। और बैक पेन भी होती है ड्यूरिंग स्लीप। कोशिश करें कि आप ना फट्टे के ऊपर सोएं, ठीक है, फट्टा या फिर लकड़ी का कोई तख्त हो जाए या फिर ज़मीन हो जाए, ठीक है। इनके ऊपर अगर आप थोड़ी अरसे तक सोएंगे ना तो आपकी जो बैक है ना वो अलाइनमेंट की तरफ आ जाएगी और सीधी हो जाएगी। सॉरी, मुझे वाला वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था, लेकिन लिटरली ऑर्गन्स ऐसे कह रही होती हैं पूरी रात आपको। और जिनकी बैकबोन में पेन होती है उनको सजेस्ट क्या किया जाता है कि वो हार्ड जगह पे लेटें, ऐसा क्यों? यही तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कनीज़ फातिमा कि अगर हम लोगों की बैक में इश्यूज़ हैं, हमारे बैक में प्रॉब्लम है, अगर जब टाइम पूरा हो जाए ना मुझे आप लोगों ने बता देना। मुझे मेरे पास जो घड़ी है ना वो इस टाइम सही तरीके से काम नहीं कर रही शायद। अच्छा, अगर किसी बंदे के बैक में इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं या फिर कमर के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उसको सबसे पहले अगर किसी की कमर वर्टिब्रा टेढ़ी हो चुकी है, अब क्या करेंगे? सबसे मेजर इशू ये होता है, अगर आपका बॉडी पोस्चर ख़राब हो चुका है, आपको पता लग गया मेरा बॉडी पोस्चर ख़राब हो चुका है, तो अब क्या करेंगे? स्लीपिंग वो वाहिद इशू है, वो वाहिद चीज़ है हमारे पास, सोना, गोल्ड नहीं, स्लीपिंग वो वाहिद हमारे पास चीज़ है जो कि हमारे बॉडी पोस्चर को वापस पहले की जैसा लेकर आ सकती है। कैसे? हम लोग किसी हार्ड जगह पे सोना शुरू कर दें, ठीक है। शुरू में पीलो यूज़ करें, उसके बाद थोड़ा सा बारीक पीलो यूज़ करें, उसके बाद कोशिश करें कि नीचे हल्का सा कोई कपड़ा वगैरह रख लें ताकि सर को टेक मिले, ठीक है। हल्की सी टेक मिलना फिर भी ज़रूरी है ना कि ज़ोर से रात को करवट लेते लेते सर ना ज़मीन पे मार दें, तो फिर पूरी ज़िंदगी मुझे आप लोग बोलेंगे कि सर ने ऐसा कह दिया था तो इसी वजह से हमें ये हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है,
कि स्लीप पोस्चर को अपना क्या रखना है आप लोगों ने, बिल्कुल सीधा, ठीक है। आपकी जो पोस्टीरियर साइड है वो ज़मीन की तरफ, एंटीरियर साइड है वो ऊपर। अब क्या होगा कि पूरी ऑर्गन्स आपकी रेस्टिंग फेस में होंगी, ऑर्गन्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी, उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी बढ़ जाएगी और हर चीज़ यानी कि उनकी इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जो बॉडी पोस्चर आपका ख़राब यूँ हुआ था ना, ज़ाहिरी बात है कि ग्रेविटी इसको खींच के दोबारा सही करी होगी। जितना आपका अगर बॉडी पोस्चर ऐसा भी था ना, तो आप ज़्यादा दिनों तक सीधे अगर सोएंगे ना तो आपको बैक में और ज़्यादा मसले शुरू हो जाएंगे, मसले मुताबिक यानी पेन शुरू होना शुरू हो जाएगी। लेकिन थोड़े अरसे के बाद ही आप लोग फील कर रहे होंगे कि आपकी बॉडी दोबारा से अलाइनमेंट की तरफ आना शुरू हो गई है। कोशिश करें कि आप थोड़े अरसे तक यानी कि एक करवट पे सो जाएं और फिर थोड़ी देर के लिए सीधा लेट जाएं, फिर करवट पे लेट जाएं, फिर सीधा लेट जाएं। लेकिन ज़्यादा टाइम टू टाइम क्या करना है और आराम आराम से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आज आप स्प्रिंग मैट्रेस पे सोते हैं तो कल आप बगैर तकिए के ज़मीन पे सोए हुए हों, ऐसा नहीं करना, तो एकदम से खलियाँ भी पड़ जाएंगी आपको। सर हदीस के अकॉर्डिंग टू राइट पे भी सोना होता है, क्योंकि राइट से अगर हम हदीस के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस अबाउट, अच्छा अगर हम लोग हदीस के अकॉर्डिंगली बात करें तो उन्होंने ये ऑप्शन दी हुई है कि एक जगह पे इंसान ज़्यादा देर तक नहीं सो सकता, अगर तो वो उसके लिए है कि वो राइट साइड पे करवट लेके सो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना इंसान रात को यानी कि थोड़ा सा उलझन होना शुरू हो जाती है, या फिर जो होता है कि मैट्रेस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है उस साइड पे, तो हम क्या करते हैं टेक लेने की कोशिश करते हैं। तो टेक अगर लेने की ज़रूरत भी पेश आती है या फिर टेक हमें लेना पड़ती भी अगर, तो कोशिश करें कि राइट साइड पे लें। राइट साइड पे हार्ट नहीं होता, लेफ़्ट साइड पे हार्ट होता है। और अगर हम लेफ़्ट साइड के ऊपर यानी कि बॉडी पोस्चर के अकॉर्डिंगली अगर हम और हदीस मुबारक के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग लेफ़्ट साइड के ऊपर रख के सोते हैं अपनी पूरी बॉडी का वज़न, तो क्या होता है कि दूसरे ऑर्गन भी आगे हार्ट के ऊपर गिर जाएंगे। ऐसे ही है ना, ऑर्गन अंदर कीलों से फिक्स नहीं हुए हुए, ऑर्गन्स वैसे ही पड़े हुए हैं इंसान की बॉडी के अंदर। तो क्या होगा कि ऑर्गन सारे के सारे हार्ट के ऊपर आ जाएंगे और हार्ट की पंपिंग के ऊपर वही वाला काम होगा जो विसरल फैट करता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैट अगर बॉडी में आ जाएगा तो क्या होगा, हार्ट ज़रा सा हार्ट की पेरिकार्डियम क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, और जितनी पेरिकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट होगी उतना ही ये इसको पंपिंग के अंदर स्पीड लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे बहुत गहरा असर पड़ेगा, ठीक है। ये वाली यानी कि कुछ मैं आपको बातें बता रहा हूँ जो इससे रिलेट कर रही थी आपके क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ टू मेंटेन द हॉरिजॉन्टल आई पोस्चर ड्यूरिंग स्लीपिंग। सीधा लेट जाएं, आई पोस्चर हॉरिजॉन्टल आपका मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। कुछ अर्से तक आप करवट लेके सीधे साइड पे सो सकते हैं, लेकिन जब आपको पता लग जाए कि अब हमें कोई इशू नहीं है सीधा सोने में, तो कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन नींद में तो कोई नहीं पता होता, सोते इस जगह पर हैं, उठते हो दूसरे कमरे से हैं, पता नहीं होता हम लोगों को। लेकिन जहाँ तक हम उठे में कॉन्शियस हैं तब तक हम इसको कर सकते हैं डील। बाय लेइंग डाउन स्ट्रेट विदाउट पिलो। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सुना वी हैव टू स्लीप, वी हैव टू नहीं, वी कैन स्लीप ऑन द राइट साइड, वी कैन स्लीप। एग्जैक्टली फैजान, सेशन इज गोइंग टू वाइंड अप। हाँ, तो ज़ाहिरी बात है कीलों से थोड़ी लगे हुए होते हैं ऑर्गन्स, ये तो बता रहा हूँ। 1 आवर कंप्लीट। ओके गाइस, आई थिंक हमारे पास आवर कंप्लीट हो चुका है। तो कोई और क्वेश्चंस अगर आप लोगों के पास ना हो, कोई और बात हो, इन्फॉर्मेटिव बात शेयर करने के लिए, या फिर आपने कुछ मुझे बताना हो, मुझसे पूछना हो, या फिर कुछ और कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ शेयर करनी हो, तो भी आप कर सकते हैं। सेशन हमारे पास एंड हो चुका है और आई थिंक आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे कुछ मिला होगा सीखने के लिए। पेशेंट्स वगैरह को आप लोगों ने कैसे गाइड करना है, क्या क्या उनको चीज़ें बतानी है, बॉडी पोस्चर उनका कैसे करेक्ट करना है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट बगैर बॉडी पोस्चर और बगैर एक्सरसाइज के मैं कहता हूँ कि हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर किसी बंदे ने किया हुआ स्टार्वेशन के ज़रिए तो वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हम हेल्दी वेट लॉस की बात करें, वरना तो डायूरेटिक्स के ज़रिए भी बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। एक हफ्ते में 3-3, 4-6 किलो गिर रहा होता है। डिपेंड कर रहा था कि आप लोग मीडियम कौन सा इस्तेमाल करते हैं वेट लॉस के लिए। फिर चलने से क्या इफेक्ट होता है ये भी बता दें। अकड़ कर चलने से क्या इफेक्ट होता है? अकड़ कर चलने से ये इफेक्ट होता है कि आप थोड़ी देर में ही थक जाते हैं और फिर आप वापस आलसी की तरफ आना पड़ता है आपको, ठीक है। अकड़ के चलेंगे कब तक? आप वही वाली बात आ गई कि अनकॉन्शियसली आप 10 मिनट तक अकड़ के चल सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं चल सकते आप, ठीक है। अकड़ दोबारा 10 मिनट के बाद थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट करके फिर 10 मिनट के लिए अकड़ जाएंगे, लेकिन अकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। वही वाली मैंने बात बताई है, बॉडी पोस्चर सीधा करें, नज़रें नीचे कर लें। सर नीचे करने का नहीं मैं कह रहा हूँ नज़रें नीचे कर लें, ताकि आपको थोड़ा सा बॉडी पोस्चर आपके सही एक हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल लाइन है ना उसके अंदर सेट हो जाए। प्लम लाइन वाली जो मैंने बात की थी ना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। प्लीज़ एक्सप्लेन माई क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा? अमीरा सईद।
अच्छा, अब मुझे वो वाले बच्चे बता दें कि जिनका क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं किया, क्योंकि बाद में फिर आप लोग कह रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते आप। तो अभी यानी कि लास्ट पे, बाकी आई थिंक मैंने बता दिया था। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ना मैं तो बड़ा अच्छे से, थैंक यू सो मच। ये कैसा क्वेश्चन है, मैं इसका क्या आंसर करूं? विच टाइप ऑफ फूड्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव बॉडी पोस्चर्स? पहले आप बॉडी पोस्चर को मेंटेन करें, ठीक है, उसके बाद आप हेल्दी फूड्स खाना शुरू कर दें। इसका ये आंसर हो सकता है, क्योंकि फूड तो खुद ही बॉडी पोस्चर को, कोई भी ऐसा नहीं आज तक डिज़ाइन हुआ कि खुद ही फूड बॉडी पोस्चर को सही कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद ही मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के बाद जो डेफिशिएंसीज वगैरह आ रही होंगी ना, अगर आप ज़्यादा वेट गेन आपने किया हुआ है और आपका पेट बाहर है, ये पेट है तो ये आपका आप हैं। अगर आपने वेट गेन किया हुआ है, इसकी वजह से अगर आपका बॉडी पोस्चर ख़राब होगा, तो अगर आप वेट गेन बॉडी पोस्चर के जरिए अगर आप करेंगे तो आपका पेट खींचेगा, विसरल फैट अंदर से कम होगा, सबक्यूटेनियस फैट अंदर से बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली पेट आपका लाइन में आ जाएगा। ये तो आप कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो डेफिशिएंसीज होंगी वो आप फूड के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा फूड खाने से बॉडी पोस्चर नहीं सही होता। अगर ये किसी बंदे ने कहा भी है तो गलत बात कर रहा है, वो उसको सुनाना जाके सही वाली। किस चीज़ का आंसर नहीं दिया मैंने? माइन एनी गाइड फॉर सर्जरी और फ्रैक्चर और बेड? एनी गाइड फॉर सर्जरी और फ्रैक्चर और एनी गाइडेंस? रैंडम गाइडेंस चाहिए आपको या फिर न्यूट्रिशन रिलेटेड गाइडेंस चाहिए या फिर किस टाइप की गाइडेंस चाहिए? से मेरी बात का बताइएगा, कौन सी बात है आपकी? अरफा अनवर, थैंक यू सो मच मावरा, सही होगा, थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम। मेरे क्वेश्चन का आना अबाउट एबनॉर्मल पोस्चर। जितने भी पोस्चर आपके पास आई के ख़िलाफ़ होते हैं, एल शेप पोस्चर के ख़िलाफ़ होते हैं, वो सारे के सारे एबनॉर्मल पोस्चर्स होते हैं। एबनॉर्मल पोस्चर्स का मतलब होता है कि आपको कभी ना कभी जाकर डिजीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी से आके नॉक करेगा आपके लाइफ के गेट पे। मेरे क्वेश्चन ये ठीक है कि ट्विंस हैं तो बॉडी एक्सपोजर ख़राब है एक का, तो कैसे ठीक होगा? बॉडी एक्सपोजर या बॉडी पोस्चर? अगर आपका बॉडी पोस्चर, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कौन फिजान, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर बॉडी पोस्चर ख़राब हुआ हुआ तो हम लोग उसको हॉरिजॉन्टली लेट के सही कर सकते हैं। अपने बॉडी को कोशिश करें कि 11 मिनट, सबसे पहले एक मिनट इंक्रीज़ करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि शुरू से ही अपने आपको सीधा करना शुरू कर दें। कोशिश करें 10 मिनट इंसान की नेचर है, पहले 10 मिनट मेंटेन करना शुरू करें, सीधा खड़ा रहना शुरू करें, फिर 11 मिनट सीधा रहना शुरू करें। यानी कि इसी तरीके से अगर आप डेली का 1 मिनट भी बढ़ाते हैं ना, तो महीने के बाद आपका बॉडी पोस्चर अपनी जगह पर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, प्रेयर टाइम भी हो चुका हुआ है। कुछ लोगों की टेलबोन का इश्यू भी होता है जिसकी वजह से पोस्चर डिस्टर्ब होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, टेलबोन का इशू भी होता है जिसकी वजह से हमारे पास सैक्रम कॉर्टेक्स ना मिले हुए होते हैं, फ्यूज़ हुए हुए होते हैं। तो वो वाला जो इशू होता है ना, वो भी हमारे पास कुछ लोगों में होता है, लेकिन वो भी हमारे पास अगर हम किसी हार्ड जगह पे उनको लाइन करके लिटा देना तो उससे सही हो जाता है। बेड रिडन पेशेंट्स वगैरह को आप लोगों ने देखा होगा, जब वो उठते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा अकड़े हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो वर्टिब्रा है पूरे के पूरे अलाइनमेंट के अंदर सेट हुई हुई होती है। बेबीज़ जिनका पोस्चर बाय बर्थ डिफेक्टिव होता है, उनको फिजियोथेरेपी के ज़रिए भी हम सही करवा सकते हैं। उनको हम यानी कि इस तरीके से भी सही करवा सकते हैं। अगर कोई उनकी बोन का थोड़ा सा इश्यू होता है तो फिर उनको ऑपरेट करके भी सीधा कर सकते हैं। इशू यानी कि हर चीज़ का सलूशन होता है हमारे पास। थैंक यू सो मच लतीफ़ुल्ला। और कोई क्वेश्चन रहता तो नहीं है? कैल्शियम का ये इफेक्ट होता है बॉडी पोस्चर पे। अगर आप कैल्शियम की इंटेक कम करना शुरू कर देंगे तो आपकी बोन्स क्या होगी, उनकी पोरस ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, यानी सुराख ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। जितनी बोन्स के अंदर सुराख ज़्यादा होंगे, या तो वो रिकेट्स वो करेगा। अगर बच्चों की बात करते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कर सकता है। उसके बाद विटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीज़ हमारे पास आ सकते हैं। कैल्शियम लॉस हो सकता है। अगर लेट स्टेजेस की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपके पास हो गया तो क्या होगा कि बोन टूटना शुरू कर देगी। या फिर अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें तो बोन बैंड होना शुरू हो जाती है, और बैंड अगर बोन हो जाएगी तो ऑब्वियसली बॉडी पोस्चर्स अफेक्ट होंगे।
body posture is helpful for our client during counseling. Exactly, body posture will play a vital role in the counseling session. Body postures आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट ऐसे कैच करवा सकते हैं. बॉडी पोस्चर आपको बता सकते हैं कि आप लोगों ने क्लाइंट को कैसे डील करना है, कैसे ग्रैब करना है, क्योंकि मोस्ट न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह ये पॉइंट को लूज़ कर देते हैं और ये वाले पॉइंट को नहीं बता सकते. क्योंकि आपने देखा होगा ना, अगर एक मैं बात बताऊँ, सॉरी अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रीशियन देख रहा है, इलेक्ट्रीशियंस वगैरह की अगर मैं बात करूँ या फिर कोई भी इस टाइप के मैकेनिक की मैं बात करता हूँ ना, तो वो क्या करते हैं, हर दफ़ा आने के बाद कोई एक पॉइंट अपना छोड़ जाते हैं, ऐसा पॉइंट छोड़ जाते हैं जो कि ख़राब होता है उनके जाने के एक हफ़्ते के बाद, और दोबारा उन्हीं वाले को हम उसी बंदे को वापस कॉल करते हैं कि भाई ये वाला थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको सही कर दें. तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन वगैरह देखा है तो माइंड नहीं करना आपने, मेरे साथ हुआ वैसे, तो इसलिए मैं बात बता रहा हूँ. और रिलेट मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ये ताल्लुक होता है कि कुछ न्यूट्रिशनिस्ट ये चाह रहे होते हैं कि पेशेंट को हम ये वाली बात अगर नहीं बताएंगे ना, तो वो हमारे पास वापस आएगा, ठीक है, और वो पेशेंट ख़राब हो जाता है, फिर वो किसी के पास में जाता है, उसको ट्रस्ट उठ जाता है. You're most welcome. चलें अब आई थिंक ख़त्म हो चुका है यहाँ पे. थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, आप लोगों ने इतनी चीज़ें पूछी, आप लोगों से मुझे काफ़ी कुछ समझ आया. आई थिंक मैंने भी आपको काफ़ी कुछ कन्वे किया होगा. तो उस चीज़ को आप लोगों ने अपनी कोशिश करना कि प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकें और इन सब चीज़ों को अपने यानी कि पेशेंट काउंसलिंग के अंदर उतारें, और पेशेंट्स को ना अब आप लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर डील करना शुरू कर दें. क्योंकि काफ़ी ऐसे चीज़ें मैं देखी हैं फील्ड के अंदर, और लिटरली दुख भी होता है उनका देखने के बाद कि यार नहीं सही तरीके से पेशेंट काउंसलिंग हो पा रही, नहीं सही तरीके से पेशेंट डीलिंग हो पा रही. तो पेशेंट को सबसे पहले आपने, अब वो टाइम नहीं है इतना, पेशेंट को आप लोगों ने प्लान सिर्फ दे के भेजना नहीं है. पेशेंट को आप लोगों ने काउंसलिंग देनी है, पेशेंट को आप लोगों ने हिस्ट्री देनी है, पेशेंट को आप लोगों ने सही तरीके से बॉडी पोस्चर्स के बारे में बताना है, एक्सरसाइज के बारे में बताना है. कुछ नहीं फ़र्क पड़ता अगर आपको 30 मिनट एक पेशेंट के ऊपर लग जाते हैं, उसके 30 मिनट की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी उससे यानी बेटरमेंट की तरफ जा सकती है, गोलियाँ उससे छूट सकती हैं. तो बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करें. बताने का यही मकसद होता है कि स्प्रेड द वर्ड्स. अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है ना, तो फिर आप उसको ना आगे यानी कि ट्रांसफ़र भी कर दें, लोगों को भी दें. थैंक यू सो मच साइमा अजीज़. ठीक है, इंशाल्लाह फिर आज चलते हैं अब, और मुलाकात होती है आपके साथ अगले वेबिनार के ऊपर. तो इंशाल्लाह ताला फिर अगले टाइम तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़. और ये वाली जो वीडियो है ना, ये आपको अवेलेबल होगी, जो लोग मिस कर देते हैं या फिर जिन लोगों ने बाद में दोबारा देखनी होगी पॉइंट्स नोट करने के लिए, या फिर जिन लोगों के कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह मिस हो गए हैं, जिनको प्रॉपर समझ नहीं आई, वो लोग के लिए वीडियो हम लोगों ने HR न्यूट्रिशन चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल है HR न्यूट्रिशन, उसके ऊपर हम लोगों ने ये वाली वीडियो अपलोड करनी है, और वहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं. और वहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ताकि मैं उनको आंसर प्रॉपर्ली कर सकूँ फिर. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट, एंड अल्लाह हाफ़िज़. इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.